नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि इमेज आप लोग को डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होती है, ईसीजी को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन सी ऐसी शख्सियत रही है हमारे जीवन में जिन्होंने ईसीजी को खोजा है। तो आज हम ईसीजी को, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक की जो स्ट्रेटजी रखेंगे वो रखेंगे जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सबसे पहले तो हम सामान्य चीज़ों को सीखेंगे ईसीजी को। ईसीजी हम नर्सिंग वालों के लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि 25 मार्च 2017 में पहला क्वेश्चन ईसीजी का पूछा गया था एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश के एग्ज़ाम में। उसके बाद 2018 में पूछा गया है भोपाल एम्स के एग्ज़ाम में, जो हुआ था 22 मई एंड 23 मई। 22 मई को एनओ का हुआ था और 23 मई को एसएनओ का हुआ था 2018 में। उसके बाद फिर ऋषिकेश का एग्ज़ाम हुआ, तो एम्स ऋषिकेश में भर भर के 15 से लेकर 20 क्वेश्चन ईसीजी के डाल दिए गए थे। तो लगभग आज की डेट में एक भी एग्जाम हमारा ऐसा नहीं हो रहा है जो बिना ईसीजी के टॉपिक के आ रहा है। ईसीजी के क्वेश्चन जो अपन लोग कर पाएंगे उससे पहले सबसे पहले हमें बेसिक्स ईसीजी समझना जरूरी है। हालांकि ईसीजी एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में एक समुद्र है, मगर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को अपन अच्छे से समझ पाएंगे। धीरे धीरे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। तो ईसीजी कहाँ से आई है, ईसीजी खोजा किसने है, सामान्य शब्दों में ईसीजी की जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको अपन सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अपन लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ईसीजी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को ईसीजी के बारे में एक इमेज दिखाई दे रही होगी कि यह ईसीजी इस प्रकार से एक पर्चा होता है, उस पेज में से इस प्रकार से प्रिंट होके आती है। अब ये ईसीजी जो होती है, यह ईसीजी एक नाम से और जानी जाती है। वो नाम क्या है? वो नाम है हमारे पास ईकेजी। क्या नाम है? ईकेजी। तो ईसीजी की फुल फॉर्म तो क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और हमारे पास ईकेजी है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यही होती है। यहाँ सी की जगह क्या आ गया? के आ गया, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब जब वर्ड यहाँ पर ग्राफी जुड़ जाता है तो ग्राफी वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? ग्राफी वर्ड का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर एक प्रकार का प्रोसीजर है हमारे पास जिसके द्वारा हम ईसीजी कर रहे हैं। वर्ड है हमारे पास ग्राफी। ग्राफी को अपन बोलते हैं विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन बोलते हैं यहाँ पर ग्राफी को अपन लोग। तो ग्राफी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, जो अपन लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन कर रहे हैं अपन, किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का क्या कर रहे हैं अपन लोग? विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। कौन सी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है हमारे पास? आ रही है कार्डियो में। कार्डियो का मतलब हार्ट। तो हार्ट में आने वाली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का हम लोग क्या कर रहे हैं? विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान जो हम विजुअलाइजेशन करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो भी हार्ट के अंदर आती है तो उसको अपन विजुअलाइजेशन फॉर्म में देखेंगे तो एक प्रोसीजर का नाम हो जाएगा, और प्रोसीजर का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब यहाँ पर ये दो प्रकार के वर्ड है, कार्डियो, तो किसी जगह ईकेजी बोल दिया और किसी जगह ईसीजी बोल दिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ईकेजी होता है, इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी प्रोसीजर के द्वारा हम हार्ट में आने वाली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को असेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम लोग असेस कर रहे हैं। इस प्रोसीजर का नाम क्या हो जाता है? ईसीजी या ईकेजी। फुल फॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो सामान्य शब्दों में अपन लोग क्या कर रहे हैं? हार्ट में आने वाली इम्पल्सेस का अध्ययन कर रहे हैं, उसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसी को अपन नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या नाम दे रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो अपन लोग कर रहे हैं एक मशीन के द्वारा कर रहे हैं, जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रही है। ये जो मशीन होती है क्या होती है? ये जो मशीन होती है क्या होती है? तो ये जो मशीन है इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है क्या? नहीं है। तो इस मशीन का नाम कम से कम हमें याद होना चाहिए कि इस मशीन का नाम क्या होता है। तो वो मशीन जिसके द्वारा हम ईसीजी को परफॉर्म कर पाते हैं तो उसका नाम होता है ईसीजी मशीन। और ईसीजी मशीन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी मशीन जिसके द्वारा हम लोग
ईसीजी नाम का प्रोसीजर कर पाए, हार्ट में आने वाली सारी इंपल्सेस को हम लोग देख पाए। उन इंपल्सेस को देखने के लिए जिस मशीन का यूज होता है उस मशीन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका नाम होता है। और आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, यह इलेक्ट्रोग्राफ होता है। ईसीजी एक प्रोसीजर है, ईसीजी एक प्रोसीजर है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस प्रोसीजर के अंदर यूज होने वाली मशीन का नाम है, उस प्रोसीजर के अंदर यूज होने वाली मशीन का नाम है। तो मशीन का नाम क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब उस मशीन के द्वारा एक पेपर निकलता है, उस पेपर के ऊपर ईसीजी जो होती है वो प्रिंट होती है, वो जो लाइनिंग्स जो होती है वो प्रिंट होती है। उस प्रिंट वाले पेपर को, ऐसा प्रिंट वाला पेपर रहता है, ऐसा ग्राफ वाला पेपर रहता है, तो ऐसा ग्राफ वाला जो पेपर रहता है उस पेपर का नाम क्या होगा? तो अपन बोल देते हैं सामान्य शब्दों में कि ईसीजी स्लिप लेके आओ, ईसीजी की पर्ची लेके आओ। तो ईसीजी स्लिप या ईसीजी पर्ची जो उसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो उसका ओरिजिनल नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम है। देखो 3 वर्ड आ गए हमारे पास। कौन कौन से वर्ड आ गए? पहला वर्ड आ गया हमारे पास ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब एक प्रोसीजर जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? हार्ट में आने वाली इंपल्सेस को देख रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मगर वहां पर जिस मशीन का यूज कर रहे हैं तो उस मशीन का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम हो गया उस मशीन का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं अपन लोग कि यहां पर जिस पर्ची के द्वारा हम लोग उसको पढ़ पाएंगे, जिसके ऊपर वो रिकॉर्डिंग प्रिंट होती है, उस प्रिंट वाली पर्ची का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहां पर ये देख सकते हैं अपन लोग, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। देखो लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अब उसके अलावा क्या सीख सकते हैं अपन लोग सामान्य शब्दों में? ये जो शख्सियत है वो शख्सियत है, इनका नाम है विलियम इंथोवेन। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विलियम इंथोवेन, इनका नाम है। और विलियम इंथोवेन कौन थे? विलियम इंथोवेन वो थे जिन्होंने ईसीजी को डिस्कवर्ड किया था। ईसीजी को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था इन्होंने। कुछ स्टडी बताती है कि कब किया था, तो इन्होंने ईसीजी को डिस्कवर्ड 1901 और 1902 के मध्य में किया था। और 1930 के अंदर इनको उनके लिए नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज मिला है। अब इस देख रहे हैं अपन लोग कि वहां देखा तो अभी वर्तमान के हिसाब से तो मशीन काफी छोटी है, मगर अपन प्रीवियसली देखे हैं कि 1901 1902 में जब ईसीजी की खोज हुई थी तो विलियम इंथोवेन हमारे सामने इस प्रकार के थे और इस प्रकार की इतनी बड़ी ईसीजी की मशीन हुआ करती थी। तो आजकल तो मशीन काफ़ी पोर्टेबल आ गई है, उसको अपन ले जा सकते हैं इधर उधर, मगर पहले ये मशीन इतनी बड़ी हुआ करती थी। जैसे कि आजकल अपन लोग देख रहे हैं सीटी स्कैन की, एमआरआई की मशीन काफ़ी बड़ी होती है। हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ नया डिस्कवरी हो जाए, नई खोज हो जाए, जिसके द्वारा वो मशीन भी ईसीजी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर जो ईसीजी की मशीन है पहले इतनी बड़ी थी, धीरे 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 इसके अंदर डेवलपर्स आए, मॉडिफिकेशन आए, चेंजेज होते गए और वो पोर्टेबल हो गई। तो हमारे पास जो ईसीजी की मशीन है वो पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी जब विलियम इंथोवेन ने इनकी खोज करी थी। देखो 4 पॉइंट अपन लोग सीख चुके हैं। पहला पॉइंट ये हम सीख चुके हैं कि भाई ईसीजी जो होती है वह ईकेजी के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ईकेजी के नाम से भी जानी जाती है। और ईकेजी के नाम से जानी जाती है तो के का मतलब यहाँ कार्डियो है, वहाँ ई का मतलब सी का मतलब कार्डियो है। यहाँ पर ईसीजी एक प्रकार का प्रोसीजर है और ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के अंदर हम हार्ट में आने वाली इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं। हार्ट में आने वाली इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हम क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ने सीखा है कि हम ईसीजी करने के दौरान कौन सी मशीन को काम में लेते हैं। ईसीजी करने के दौरान हम कौन सी मशीन को काम में लेते हैं? तो मशीन आपके सामने है, मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन का नाम है। तीसरा पॉइंट अपन ने सीखा है कि ईसीजी करने के दौरान उस मशीन के अंदर से जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग निकलती है, उस रिकॉर्डिंग, उस पर्ची का नाम क्या है? तो उस पर्ची का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम होता है। और चौथे नंबर पे अपन ये सीखे हैं कि ईसीजी की खोज करने वाले शख्सियत कौन थी, ईसीजी के खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है विलियम इंथोवेन। क्या नाम है उनका? विलियम इंथोवेन उनका नाम है। कुछ स्टडीज बताती है कि 1901 और 1902 के बीच में इन्होंने ईसीजी नाम की एक मशीन की खोज करी थी जिसके द्वारा हार्ट में आने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंपल्स को चेक किया जा सके। वो मशीन का फोटो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके समक्ष बैठे हुए हैं कौन? हमारे विलियम इंथोवेन बैठे हुए हैं। 1930 में इनको उनके लिए नोबेल प्राइज मिला है। और ईसीजी को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम अपन लोग सीख चुके हैं, क्या है वो?
विलियम इंथोवेन। क्या नाम है? विलियम इंथोवेन इनका नाम होता है। अगला इमेज आप लोग देख पा रहे हैं कि अगले इमेज के अंदर दो इमेज है। एक इमेज तो ऐसी है जो इमेज हमें बता रही है कि इस प्रकार से ईसीजी की मशीन, ईसीजी की हमारे पास वेव आ रही है, और एक ये वाली वो बता रही है अपने को ये सीधी आ जाती है। कैसे आ जाती है? ये बिल्कुल सीधी हमारे पास आ जाती है। कैसे आ जाती है? हमारे पास सीधी आ जाती है। अब ये हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, देखो अगर ऐसा हमें मशीन के अंदर ऐसी वेव दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट में आ रही है। हार्ट के अंदर क्या आ रही है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही है। अगर मान लो ऐसी सीधी लाइन आ जाए और सीधी लाइन के साथ साथ पीप पीप का साउंड भी आ जाए तो समझ जाना कि फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब बोलेंगे कि पेशेंट इज नो मोर। पेशेंट की आत्मा का मिलन परमात्मा से हो चुका है। तो पेशेंट की आत्मा का मिलन जब परमात्मा से हो जाता है तो लाइन हमारी सीधी हो जाती है, और लाइन हमारी अगर सीधी हो जाती है तो इसका मतलब वो डेड लाइन हो जाती है। और इस लाइन का जो नाम होता है, इस लाइन का नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? इस लाइन को बोलते हैं अपन लोग क्या? आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। क्या नाम देते हैं इसको अपन? आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन इसको नाम देते हैं। आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन एक प्रकार की बेस लाइन होती है। एक प्रकार की बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन के ऊपर ही ईसीजी की रिकॉर्डिंग चलती है। इस बेस लाइन के ऊपर ही ईसीजी की रिकॉर्डिंग चलती है। तो सीधी लाइन अगर हमारी हो गई है, हमारे पेशेंट की लाइन सीधी हो गई है, ईसीजी मशीन हमें शो कर रही है, तो यह एक प्रकार की डेड लाइन होती है जिसको बोला गया है पेशेंट इज नो मोर। पेशेंट हमारा जा चुका है। और इसके अंदर क्या नाम दिया जाएगा? इसका नाम होगा आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। अगर किसी पेशेंट में ये लाइन सीधी हो गई, आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन हो गई, और उसी समय पर मान लो, उसी समय पर हम सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं इस बात को समझते हैं कि कैसे हम इस लाइन को सीधा कर सकते हैं, सीधा नहीं, कैसे इस लाइन को हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए दो चीज़ों की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने वाली है। एक तो है हमारे पास सीपीआर और एक है हमारे पास डिफिब्रिलेशन। एक तो है हमारे पास क्या? सीपीआर, और एक है हमारे पास डिफिब्रिलेशन। सीपीआर की फुल फॉर्म तो आप खैर सभी जानते होंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और जो डिफिब्रिलेशन एक मशीन होती है जिसके द्वारा हार्ट में आर्टिफिशियल रूप में हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर जिस व्यक्ति की ईसीजी लाइन धीरे धीरे स्लो इम्पल्स करने लगे और वह बिल्कुल सीधी हो जाए तो समझ जाना उस लाइन का नाम क्या होगा? उस लाइन का नाम होगा आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। क्या नाम होगा? आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। तो आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन एक प्रकार की बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन के आने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर एंड अलर्ट होना पड़ता है, और सीपीआर और डिफिब्रिलेशन और इमरजेंसी ड्रग के माध्यम से हम इस सीधी लाइन को कोशिश करने के बाद हम इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये लाइन हम कन्वर्ट कर पाते हैं तो पेशेंट हमारा जिंदा है, पेशेंट का हार्ट एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। और अगर मान लो हम इस लाइन को सीधी नहीं कर पाए, लाइन सीधी की सीधी रह गई, तो समझ जाइए कि आत्मा से फिर परमात्मा का मिलन हो चुका है। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है। तो 5 वर्ड अपन लोग सीख चुके हैं। नंबर 1 पर ये सीख चुके हैं अपन लोग क्या? ईसीजी क्या है, ईकेजी क्या है। तो ईसीजी और ईकेजी एक प्रकार का प्रोसीजर है जिसके द्वारा हार्ट में आने वाली सारी इंपल्सेस को चेक किया जाता है। दूसरे नंबर पर अपन लोग क्या सीखे हैं? हम ये सीख चुके हैं कि ईसीजी के अंदर जो मशीन यूज में आती है उस मशीन का नाम क्या होता है? ईसीजी मशीन या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम होता है? ईसीजी मशीन या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तीसरा पॉइंट पर अपन लोग सीख चुके हैं कि ईसीजी के अंदर जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन निकलता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम होता है। और चौथे पॉइंट पर अपन लोग सीख चुके हैं कि ईसीजी की खोज किसने करी है? ईसीजी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था, शख्सियत का नाम था विलियम इंथोवेन। और इन्होंने खोज कब की है? तो स्टडीज बता रही है कि 1901 से 1902 के मध्य खोज करी है। 1930 में इनको नोबेल प्राइज के लिए पुरस्कृत किया गया। और ईसीजी की मशीन आप लोग देख रहे हैं कि पहले काफी लार्ज स्केल पर हुआ करती थी, बड़ी हुआ करती थी, और उसके बाद धीरे धीरे ये छोटी हो गई, पोर्टेबल हो गई। तो पोर्टेबल हो गई तो आसानी हो गई, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ दो प्रकार की लाइन हम लोग को दिखाई दे रही है। एक लाइन तो बिल्कुल यहाँ पर हार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स को शो कर रहा है, मगर यहाँ पर लाइन सीधी हो रही है। तो सीधी लाइन जो होती है वो बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन का नाम क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन इसका नाम होता है। और आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन क्या शो करती है? बेस लाइन को। और ये शो कर रही है कि अगर इस बेस लाइन के ऊपर मान लो
यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स आ जाए, कुछ वेव आ जाए, तो इसका मतलब हार्ट में अंदर क्या चल रही है, एक्टिविटी चल रही है। हार्ट में एक्टिविटी क्यों चल रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रहे हैं तो हमारी मशीन इसको नोट कर लेगी, नोट करने के बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देगी। तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये बताती है कि पेशेंट हमारा जा चुका है। अगर सही समय पर क्या हो, सीपीआर मिल जाए, डिफिब्रिलेशन का मान लो शॉक मिल जाए, एसिंक्रोनाइज शॉक मिल जाए, सिंक्रोनाइज शॉक मिल जाए, कार्डियोवर्जन के द्वारा मिल जाए, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन मिल जाए, फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन मिल जाए, हो सकता है कि लाइन सीधी सी लाइंस है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाली लाइन मिल सकती है, हार्ट एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है और लगभग सही समय पर अगर इलाज हो जाता है तो पेशेंट हमारा बच जाता है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब बार बार हम लोग एक ये बात चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होती है, हार्ट के अंदर कौन कौन सी इंपल्स आती है, तो हार्ट के इंपल्स को जानने के लिए अपने को हार्ट के अंदर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और हार्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ समझ सकते हैं ऐसे नोड के बारे में, एवी नोड के बारे में, बंडल ऑफ हिच के बारे में और परकिंजे फाइबर के बारे में। और किसके बारे में, परकिंजे फाइबर्स के बारे में समझ सकते हैं। हम पूरे हार्ट की इतने सारे टॉपिक को छोड़कर इसी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं ईसीजी से इंटरलिंक्ड वाला टॉपिक होता है। ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने वाला हमारे पास हार्ट में क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने वाला हमारे पास हार्ट में क्या है, तो हमारे पास है कंडक्टिंग सिस्टम। हमारे पास कौन सा सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम होता है। और कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है हार्ट का, ये हमारे हार्ट के अंदर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने वाला सिस्टम के नाम क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो होता है, इसके अंदर कितनी यूनिट आती है, तो इसके अंदर 4 यूनिट आती है। कौन कौन सी आती है, ऐसे नोड आती है, एवी नोड आती है, उसके अलावा बंडल ऑफ हिच आती है, उसके अलावा परकिंजे के फाइबर आते हैं। 4 यूनिट आती है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिच एंड परकिंजे फाइबर्स। ये हमारे पास 4 प्रकार की ईसीजी की यूनिट होती है। तो 4 प्रकार की यहाँ पर जो कंडक्टिंग सिस्टम की यूनिट है, ये हार्ट के अंदर क्या जनरेट करती है, ये हार्ट के अंदर जनरेट करती है क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है। देखो हार्ट में कितनी लेयर होती है, हार्ट में हमारे पास सभी जानते हैं कि हमारे पास कितनी लेयर है, 3 लेयर है। पहली लेयर का नाम क्या है, पेरिकार्डियम, जो आउटर लेयर होती है। दूसरी लेयर का नाम क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास मायोकार्डियम होता है। और तीसरी लेयर का नाम क्या है हमारे पास, एंडोकार्डियम लेयर होता है। ये अपन सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हार्ट में हमारे पास 3 लेयर होती है। किसी भी बच्चे को पूछ लो, नर्सिंग वाले को, उसको कुछ पता हो ना हो, पर नर्सिंग के अंदर, कार्डियक के अंदर उसको ये 3 लेयर का नाम जरूर पता होगा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब यह जो लेयर्स होती है, इन लेयर्स के अंदर भी सेल्स पाई जाती है। क्या यह सेल नॉर्मल सेल है कि स्पेशलाइज्ड सेल होती है, तो यह सेल जो होती है स्पेशलाइज्ड सेल होती है। और यह जो सेल होती है स्पेशलाइज्ड सेल, इन स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या होता है, तो इन स्पेशलाइज्ड सेल का नाम होता है कार्डियोमायोसाइट्स। क्या नाम होता है, इनका नाम होता है कार्डियोमायोसाइट्स, इनका नाम होता है। अब ये जो कार्डियोमायोसाइट्स होती है, देखो नाम से पता चल रहा है, कार्डियो का मतलब हार्ट है, मायोसाइट का मतलब मसल है। तो कार्डियो में मसल की सेल, कार्डियक मसल की सेल का नाम क्या है, कार्डियोमायोसाइट होता है। तो कार्डियोमायोसाइट्स की जो सेल होती है, अब हमारे शरीर की कोई भी सेल हो, सेल के अंदर पाया जाता है पोटेशियम और सेल के बाहर क्या पाया जाता है, सोडियम। तो जब सोडियम और पोटेशियम में आदान प्रदान होगा, जब सोडियम में और पोटेशियम में आदान प्रदान होगा, और जब सोडियम और पोटेशियम में आदान प्रदान होगा तो बीच में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कैल्शियम की। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में जब सोडियम का आदान प्रदान और पोटेशियम का आदान प्रदान होता है, तो इनके आदान प्रदान होने की वजह से यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगी, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगी। और इम्पल्स जनरेट कौन करवा पाएगा, ये आयन इधर उधर कब जा पाएंगे, ये आयन इधर उधर तभी जा पाएंगे जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। देखो नाम ही है इसका क्या, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिव का मतलब क्या है, चालन। क्या कर रहे हैं, ये हार्ट के अंदर इम्पल्सेस का चालन कर रहे हैं।
तो जैसे ही यहाँ से करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, तो हार्ट की जो सेल्स होती है कार्डियोमायोसाइट, इनमें आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। काय का आदान प्रदान? पोटेशियम एंड सोडियम का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। मगर सोडियम पोटेशियम के आदान प्रदान के लिए किसकी आवश्यकता है? हमें कैल्शियम की आवश्यकता है। तो कैल्शियम की आवश्यकता जब जब भी होगी तब तब कैल्शियम होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारी सेल को, जिसके द्वारा पोटेशियम एंड सोडियम का आदान प्रदान होता है। अब ये जो मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म का नाम होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम होता है? एक्शन पोटेंशियल। कि जैसे ही इंपल्सेस आई तो इंपल्सेस के दौरान ये आदान प्रदान हो गए तो सेल अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। तो जब सारी सेल अपना काम करना स्टार्ट कर देगी तो हमारे पास कितने लेयर है? हमारे पास 3 लेयर है, तो तीनों लेयर अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। देखो सबसे सिंपल सा मैकेनिज्म, कंडक्टिव सिस्टम के अंदर इन चारों यूनिट में आया करंट, और इन चारों यूनिट में जब करंट आया है तो यह करंट कहाँ गया है? लेयर में। लेयर में भी कहाँ गया? तो सेल में गया। सेल में भी कहाँ गया? तो सेल का नाम कार्डियोमायोसाइट है। तो कार्डियोमायोसाइट के अंदर क्या हुआ? इस प्रकार से आदान प्रदान हुआ। किसका आदान प्रदान हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। आयन होते हैं, केटायन होते हैं, एनायन होते हैं। ये आपके सामने धन आयन है तो एक केटायन है, और एनायन की बात करें तो यहाँ पर ये होते हैं। तो यहाँ जैसे आयन का आदान प्रदान हुआ, और आयन का आदान प्रदान करने के लिए कौन जरूरी है? कैल्शियम जरूरी है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में जब आयन का आदान प्रदान होता है तो इंपल्सेस जनरेट होती है, और यही इंपल्सेस जनरेट होने को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ही हार्ट की दीवारों में एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो वहां पर तीनों लेयर जो होती है काम करना स्टार्ट कर देती है। तीनों लेयर, जैसे कि ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये लेयर क्या कराती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराती है हार्ट के अंदर। सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, ये लेयर क्या कराती है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंडोथेलियल वॉल, एंडोकार्डियल वाल। एंडोकार्डियल वाल कितने होते हैं हमारे पास? 2 होते हैं। लीफलेट वाल होते हैं, दोनों के दोनों ही। एक तो होता है बाइकस्पिड, एक होता है ट्राइकस्पिड। बाई का मतलब 2 लीफलेट नुमा स्ट्रक्चर है, ट्राई का मतलब 3 लीफलेट नुमा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 3 पत्तियों जैसी संरचना है, और बाई का मतलब 2 पत्ती जैसी संरचना है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का एक और नाम मिट्रल वाल। तो अंदर के जो एंडोकार्डियल वाल होते हैं ये कौन बनाती है? एंडोकार्डियम बनाती है। कौन बनाती है? एंडोकार्डियम बनाती है। अगर इसके अंदर अपन और अंदर चलें तो किस प्रकार से ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ ह्यूज एंड पुरकिंजे फाइबर काम करते हैं उसको और अपन और समझते हैं। बिना इसको समझे अपन लोग ईसीजी के बारे में बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। तो ईसीजी को समझने के लिए हमारे पास ये वाली चीज बहुत आवश्यक रूप से समझनी चाहिए। किस प्रकार से इंपल्स जनरेट हुई है, किस प्रकार से यहाँ पर ये सारा काम हुआ है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले अपन यहाँ बनाते हैं हार्ट। सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन लोग? यहाँ पर हार्ट बनाते हैं। अब ये जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट में यह 4 यूनिट कहाँ कहाँ होती है? कौन कौन सी यूनिट? एक तो हमारे पास होती है एसे नोड। कौन सी होती है? एसे नोड होती है। यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम क्या है? एसे नोड नाम है। दूसरी हमारे पास होती है क्या? यहाँ पर होती है एवी नोड। क्या होती है? यहाँ पर एवी नोड होती है। यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम एवी नोड होती है। तीसरा हमारे पास क्या होता है? ये होती है हमारे पास बंडल ऑफ हिज। क्या होती है हमारे पास? बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज होती है वेंट्रिकल के अंदर की ओर, वेंट्रिकल की अंदर की लेयर में होती है, इस प्रकार से होती है। इसका नाम लिख देते हैं अपन, क्या है? बंडल ऑफ हिज। क्या नाम है भाई? बंडल ऑफ हिज इसका नाम होता है। चौथा हमारे पास क्या होता है? चौथा हमारे पास ऐसे होता है, वेंट्रिकल की आउटर साइड पर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्या पाए जाते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। तो 4 यूनिट जो होती है हमारे पास ऐसे होती है। अब 4 यूनिट ऐसे होती है, अगर एग्जाम के मान, जैसे रेलवे है, रेलवे के अंदर एक क्वेश्चन आता है बार बार कि भैया ऐसे नोड कहाँ सिचुएटेड होता है? तो ऐसे नोड की जगह आपको कहाँ दिखाई दे रही है भाई? कि ऐसे नोड होता है कहाँ पर? राइट एट्रियम में। कहाँ पर दिख रहा है आपको? राइट एट्रियम में दिख रहा है। एवी नोड कहाँ दिख रहा है? तो एवी नोड दिख रहा है आपको कहाँ दिख रहा है? इंट्रा एट्रियल सेप्टम में। कहाँ दिख रहा है भाई? इंट्रा एट्रियल सेप्टम में दिख रहा है। बंडल ऑफ हिज कहाँ दिख रहा है? तो बंडल ऑफ हिज हमें दिख रहा है कहाँ पर? इंट्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर के अंदर की ओर, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना। तो वेंट्रिकल के अंदर की ओर दिख रहा है। पुरकिंजे फाइबर, तो पुरकिंजे फाइबर कहाँ दिख रहे हैं? तो आउटसाइड दिख रहे हैं अपने को, आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिक्यूलर वॉल, आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिक्यूलर वॉल। तो हमें दिख रहे हैं आउटसाइड में, किसके? वेंट्रिकुलर वॉल के आउटसाइड में हम लोग को ये दिखाई दे रहे हैं। तो अगर जगह हमसे पूछे कि ऐसे नोड कहाँ होते हैं,
तो एसए नोड कहाँ होते हैं, तो एसए नोड दिखते हैं राइट एट्रियम में। दूसरा पूछे कि भाई एवी नोड कहाँ होते हैं, तो एवी नोड कहाँ दिख रहे हैं, इंट्रा एट्रियल सेप्टम में हमें दिखाई दे रहे हैं। तीसरा हमसे पूछे परकिंजे फाइबर कहाँ, सॉरी बंडल ऑफ विच कहाँ होते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना में होते हैं। और चौथा हमसे पूछे कि भाई पुरकिंजे फाइबर कहाँ होते हैं, तो पुरकिंजे फाइबर होते हैं आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं। इस प्रकार से चारों जगह पर करंट फैलाने के लिए हमारे पास अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग चैनल्स होते हैं। अब बाकी ऑर्गन में करंट क्यों नहीं आ रहा भाई, अगर मान लो अपन विचार भी करते हैं कि बाकी ऑर्गन में करंट क्यों नहीं आ रहा है, जैसा हार्ट में क्या है, तो हार्ट में क्या है हमारे पास कंडक्टिव सिस्टम है, इसलिए करंट आ रहा है। बाकी में क्यों नहीं आ रहा, कि बाकी सारे के सारे ऑर्गन किसके द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं, ब्रेन के द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं। ह्यूमन हार्ट क्यों रेगुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट इसलिए रेगुलेट नहीं हो रहा है, उसके भी सबसे बड़ा कारण ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, यानी कि ह्यूमन हार्ट को चलने के लिए ओनली किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की आवश्यकता है, और ये खुद ही अपने इंपल्स को जनरेट करता है। कब स्टार्ट होता है, तो 21 से 22वें दिन में ये गेस्टेशनल पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। कब बंद होता है, अनटिल डेट, जहां तक मृत्यु नहीं हो जाएगी वहां तक बंद नहीं होगा। स्टार्ट कब से हुआ, 21 से 22वें दिन ऑफ गेस्टेशन से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद बंद कब हुआ, अनटिल डेथ बंद होता है। तो हार्ट तो जो है वह मायोजेनिक टाइप का होता है इंसानों के अंदर। तो मायोजेनिक टाइप का मतलब खुद की इंपल्स को खुद को जनरेट करना होता है, इसलिए यहाँ पर नाम दे दिया मायोजेनिक। मायो का मतलब मसल, जेनिक का मतलब जनरेट, तो मसल ही जनरेट करता है क्या, इंपल्स जनरेट करता है। अरे ब्रेन में भी सेंटर होता है, नहीं ब्रेन में कार्डियो का होता है, वास्कुलर, कार्डियो का नहीं होता, वास्कुलर का होता है। ब्रेन के अंदर कार्डियो का सेंटर नहीं है, वास्कुलर का सेंटर है। तो वास्कुलर सेंटर होता है, ब्लड वेसल्स में मेडुला ऑब्लांगेटा का सेंटर होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, वासो मोटर वासो एक्टिव, वासो मोटर वासो एक्टिव, वासो मोटर वासो एक्टिव सेंटर होता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास कितने यूनिट है भाई, हमारे पास यहाँ पर कितने यूनिट है, हमारे पास यहाँ पर 4 यूनिट है। कितने यूनिट है हमारे पास, 4 यूनिट है हमारे पास। तो जैसे ही हमारे ये 4 यूनिट पता चलती है, तो चारों के चारों यूनिट क्या करती है, इंपल्स को जनरेट करती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे इंपल्स को जनरेट करेगी, यह कैसे इंपल्स को जनरेट करेगी, देखो समझने के लिए नॉर्मल ऊपर से नीचे चलते हैं वापस। कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होता है भाई, कि कंडक्टिव सिस्टम होता है। कंडक्टिव सिस्टम में कितने चैनल होते हैं, कि भाई 4 चैनल होते हैं। कौन कौन से चैनल होते हैं, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ विच होता है, और पुरकिंजे फाइबर होता है। यह चारों के चारों क्या करते हैं, इंपल्सेस को जनरेट करते हैं, करंट को पैदा करते हैं। और यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के अंदर जो 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इन तीनों के अंदर जो सेल स्पेशलाइज्ड होती है उनका नाम क्या होता है, कार्डियोमायोसाइट्स। क्या नाम होता है, कार्डियोमायोसाइट्स इनका नाम होता है। कार्डियोमायोसाइट नाम की सेल के अंदर क्या होता है, बॉडी की वैसे सारी सेल में होता है, बॉडी की सारी सेल में एक्सचेंज होता है, मगर अपन ओनली क्या पढ़ रहे हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं। तो हार्ट के अंदर जो सेल है उसका नाम कार्डियोमायोसाइट है, उनके अंदर सोडियम पोटेशियम का आदान प्रदान होगा, सोडियम बाहर की ओर और पोटेशियम अंदर की ओर। दोनों का जब आदान प्रदान होता है तो इनकी प्रेजेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है, कैल्शियम होना जरूरी है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में आदान प्रदान बढ़ेगा। क्या नाम है इस मैकेनिज्म का, इस मैकेनिज्म का नाम है एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम है इसका नाम, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के द्वारा जब ये आदान प्रदान होता है तो हार्ट के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के बाद ये अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, सेल्स अपना काम करना स्टार्ट करती है। पेरिकार्डियम का काम है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, मायोकार्डियम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है एंडोकार्डियम, इसका नाम है सिंथेसिस ऑफ द वाल्व। सिंथेसिस ऑफ द वाल्व, कौन से वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसका नाम ट्राइकस्पिड होता है, जिसका नाम बाइकस्पिड होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद हम लोगों ने पोजीशन देख ली है, किस किस प्रकार से कंडक्टिव सिस्टम होता है। तो 4 यूनिट 4 अलग अलग जगह पर होती है। एसए नोड कहाँ होता है, तो एसए नोड हमें दिख रहा है कहाँ पर, दिख रहा है राइट एट्रियम में। कहाँ दिख रहा है भाई, राइट एट्रियम में दिख रहा है। एवी नोड कहाँ होता है, तो इंट्रा एट्रियल सेप्टम में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई, इंट्रा एट्रियल सेप्टम में दिख रहा है। और बंडल ऑफ विच कहाँ होता है, तो बंडल ऑफ विच हमें दिख रहा है कहाँ पर, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना में दिख रहा है। और चौथे नंबर पे अपन बात करें पुरकिंजे फाइबर, तो हमें दिख रहे हैं ये आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल्व, आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल्व पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इंपल्स कैसे जनरेट होगी, कैसे हार्ट अपना काम करेगा, तो इंपल्स कैसे जनरेट होगी, देखो ऐसे नोड जैसे ही हार्ट ट्रिगर करेगा तो ऐसे नोड की जो इंपल्स है, ऐसे नोड की जो इंपल्स है वो इंपल्स कहाँ आएगी, एवी नोड के पास। कहाँ आएगी, एवी नोड के पास। जैसे एवी नोड के पास इंपल्स आएगी तो एवी नोड इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। एवी नोड क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। तो एवी नोड जैसे इंपल्स को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद यह अपनी इंपल्सेस को कहाँ भेज देगा,
तो यह अपनी इम्पल्सेस को भेज देगा दो जगह पर, कहाँ कहाँ पर, बंडल ऑफ हिच पे और दूसरे नंबर पे परकिंजे फाइबर के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अपन लोग रामायण देखते थे, रामायण, तो रामायण में जो राम भगवान तीर चलाते थे, तो तीर ये चला और फिर तीर दो भागों में यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये ऐसे नोड का तीर कहाँ चला, एवी नोड के पास, और एवी नोड का तीर दो जगह चला, यानी कि इम्पल्सेस दो जगह गई। कहाँ कहाँ गई, तो बंडल ऑफ हिच के पास गई और पुरकिंजे फाइबर के पास गई, बंडल ऑफ हिच के पास गई और पुरकिंजे फाइबर के पास गई। यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनता है, एक लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कौन जनरेट करता है हार्ट में, और दूसरा ये बनता है कि मिनिमम इम्पल्स को कौन जनरेट करता है। देखो ऐसे नोड और एवी नोड जो होते हैं वह क्या कर रहे हैं, देखो यह मैक्सिमम इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है और ये कर रहा है इससे कम मिनिमम को। ये जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये तो इसके इम्पल्सेस को रिसीव कर रहे हैं, यह तो इसके इम्पल्सेस को रिसीव कर रहे हैं। क्या जनरेट कर पाते हैं, हाँ जनरेट कर पाते हैं, थोड़ी सी इम्पल्स जनरेट कर पाते हैं, जिसके द्वारा हार्ट की जो बीट है मात्र 10 to 20 बीट्स पर मिनट निकल सकती है, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ओनली हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम इम्पल्स इसके पास है, ऐसे नोड के पास, और मिनिमम इम्पल्स के बारे में क्वेश्चन आया तो याद रखना एवी नोड के पास होती है। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो ऐसे नोड की इम्पल्सेस कहाँ गई, एवी नोड के पास, एवी नोड की इम्पल्सेस दो जगह गई, कहाँ गई है, ये गई है हमारे पास बंडल ऑफ हिच के पास और पुरकिंजे फाइबर के पास गई है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली अपन लोग समझ चुके हैं, पोजीशन अपन लोग समझ चुके हैं, कहाँ कहाँ पर इनके हार्ट के नोड पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर इम्पल्सेस जनरेट होती है, कहाँ जाती है और क्या करती है। तो ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से बंडल ऑफ हिच एंड परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिच एंड परकिंजे फाइबर कहाँ होते हैं, तो इन्हें एक इनर साइड होता है, एक आउटर साइड होता है। अब अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रन कैसे होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे पास रन कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि ऐसे नोड क्या करता है, एवी नोड क्या करता है। देखो ऐसे नोड क्या करता है, ये हमारे पास ऐसे नोड है, ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे नोड की फुल फॉर्म है हमारे पास साइनो एट्रियल नोड। क्या फुल फॉर्म है हमारे पास, साइनो एट्रियल नोड हमारे पास फुल फॉर्म है। तो ऐसे नोड जैसे ही ट्रिगर होता है, ऐसे नोड जैसे ही ट्रिगर होता है, ट्रिगर का मतलब होता है इम्पल्सेस को निकालना, इम्पल्सेस को निकालना। तो ऐसे नोड जैसे ही ट्रिगर होता है तो दोनों एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दोनों एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। तो बोथ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आर अकर्स, बोथ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आर अकर्स, दोनों एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जब दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो दोनों एट्रियम का ब्लड कहाँ चला गया, तो ब्लड ऑफ एट्रियम कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। तो ब्लड ऑफ एट्रियम गोज टू द वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो दोनों एट्रियम का ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। जब दोनों एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में गया होगा तो क्या वाल ओपन हुए होंगे, बिल्कुल। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। देखो इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि जैसे ही ऐसे नोड यहाँ पर ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसका ब्लड इधर आ गया और इसका ब्लड इधर आ गया, क्लियर। अब ओनली ट्रिगर होने पर ऐसा हुआ, मगर ट्रिगर होने के बाद इम्पल्सेस को रिसीव किसने किया, एवी नोड में। इम्पल्सेस को रिसीव किसने किया, एवी नोड में। तो जैसे ही ऐसे नोड का ट्रिगर हुआ तो हमारे पास ये चीज आई है, ऐसे नोड का ट्रिगर होने के बाद हमारे पास दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आया है, दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये जो ब्लड है ये कहाँ जा चुका है, ये वेंट्रिकल में जा चुका है। और वेंट्रिकल में कब गया है, जब ओपनिंग हुई है, किसकी ओपनिंग हुई है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की ओपनिंग हुई है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की ओपनिंग हुई है, तब जाकर गया है। अब यहाँ पर जो ऐसे नोड की इम्पल्सेस थी उससे ये हो गया। अब ऐसे नोड की इम्पल्सेस रिसीव किसने की, तो ऐसे नोड की इम्पल्सेस जो थी हमारे पास ये रिसीव की, किसने रिसीव की, रिसीव बाय एवी नोड। किसने रिसीव की, एवी नोड। तो एवी नोड ने इसको रिसीव कर लिया और एवी नोड जैसे इसको रिसीव करेगा तो एवी नोड के अंदर फिर वो क्या करेगा, उसको आगे की ओर भेजेगा, उसको आगे की ओर भेजेगा।
तो यहाँ पर एसए नोड की इंपल्स किसने रिसीव कर ली, एवी नोड ने। और एवी नोड की इंपल्स अब क्या करेगी, तो अपन बात करते हैं किसकी, अपन एवी नोड की। एवी नोड क्या होता है, तो एवी नोड हमारे पास होता है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड होता है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के द्वारा ऐसे नोड से जो इंपल्स आई है उसको रिसीव करना होता है। जैसे ही एवी नोड के पास इंपल्स आती है तो एवी नोड इसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के दौरान भी आपको याद ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसे नोड की इंपल्स जब भी किसके पास पहुँचती है, एवी नोड के पास पहुँचती है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के फाइबर काम करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के फाइबर काम करते हैं। पहला फाइबर जो होता है उसको बोलते हैं अपन एंटीरियर फाइबर, दूसरा फाइबर जो होता है उसको अपन बोलते हैं मिडिल फाइबर, और तीसरा फाइबर जो होता है उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर फाइबर। वही राम रावण का युद्ध है, बचपन में अपन लोगों ने देखा है, इधर से तीर चलाया है एक, तो एक तीर 3 तीर में कन्वर्ट हो गया है। देखा अपन सभी लोगों ने पिक्चराइजेशन देखा है कि एक तीर आया है, एक तीर 3 तीर में कन्वर्ट हो चुका है। 3 तीर में 3 फाइबर, कौन कौन से फाइबर बन गए, एंटीरियर फाइबर, मिडिल फाइबर एंड पोस्टीरियर फाइबर। क्लियर है। अब एग्जाम में जरूर पूछा गया है कि इन फाइबर के नाम क्या होते हैं, इन फाइबर के नाम क्या होते हैं। तो एंटीरियर फाइबर का नाम होता है फाइबर ऑफ बेकमैन, फाइबर ऑफ बेकमैन। मिडिल फाइबर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फाइबर ऑफ वेंकबेक, फाइबर ऑफ वेंकबेक, फाइबर ऑफ वेंकबेक। पोस्टीरियर फाइबर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फाइबर ऑफ थोरेल। क्या नाम होता है, फाइबर ऑफ थोरेल। 3 प्रकार के फाइबर आए हैं भाई, कौन कौन से फाइबर आए हैं, फाइबर ऑफ द बेकमैन, फाइबर ऑफ द वेंकबेक एंड फाइबर ऑफ द थोरेल। 3 प्रकार के फाइबर आए हैं। ऐसे नोड से कहां गए हैं, एवी नोड के पास। ऐसे नोड से कहां गए हैं, एवी नोड के पास गए हैं। तो ये फाइबर के नाम भी रेलवे के एग्जाम में आए थे भाई, 2019 और 2020 के बीच में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी का, वहां पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर कि भैया कौन सा फाइबर आता है, तो एंटीरियर फाइबर बेकमैन, मिडिल फाइबर वेंकबेक, पोस्टीरियर फाइबर थोरेल, पोस्टीरियर फाइबर थोरेल होता है। तो ये फाइबर जैसे एवी नोड के पास पहुंचते हैं, जैसे ही फाइबर कहां पहुंचे भाई, एवी नोड के पास पहुंचे, तो एवी नोड इन फाइबर को कहां भेजेगा, तो एवी नोड इन फाइबर को भेजेगा कहां पर, एवी नोड ट्रांसमिट दीज फाइबर, कहां पर, दीज फाइबर टू द बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। इस इंपल्स के फाइबर को कहां भेजेगा, पुरकिंजे फाइबर के पास और बंडल ऑफ हिज के पास भेजेगा। अब एक तरफ एसे नोड ने इंपल्स जनरेट कर दी है, दूसरी तरफ हमारे पास एवी नोड के फाइबर आए हैं। तो एवी नोड के फाइबर किस किस से जुड़ गए हैं, किस किस को भेजने के बाद जुड़ गए हैं, 3 चीजें बन गई है। कौन कौन सी चीजें, एवी नोड प्लस बंडल ऑफ हिज एंड प्लस पुरकिंजे फाइबर। तीनों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है। यह इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या करेगी, तो यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करेगी, यह करेगी क्या, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेगी, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ये करेगी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन किया है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब भी हुआ होगा तो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ चला गया होगा, तो वेंट्रिकल ब्लड जो होता है वह मूव्स टू एओर्टा, मूव्स टू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड पल्मोनरी आर्टरी। देखो इसी चीज को डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं अपन लोग कि यहां पर हमारे पास जैसे कि ये हार्ट है, ऐसे नोड ट्रिगर हुआ, ऐसे नोड ट्रिगर हुआ तो दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो दोनों का ब्लड कहां चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। अब वेंट्रिकल में जब ब्लड चला गया तो यहां पर एवी नोड ने किसकी इंपल्स को रिसीव किया, एवी नोड ने ऐसे नोड की इंपल्स को रिसीव किया, किसको भेज दिया, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर को। अब तीनों जुड़ गए हैं, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर, तीनों के अंदर इंपल्सेस है, तीनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों एट्रियम को, दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका ब्लड तो कहां चला जाएगा, इसका ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, और इसका ब्लड कहां चला जाएगा, इसका ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में।
तो अपन ने यही तो लिखा है कि ऐसे नोड ने ट्रिगर किया तो दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, मगर एवी नोड ने परकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ ने ट्रिगर किया तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इधर वाला ब्लड एओर्टा में और इधर वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया है। इसका मतलब एट्रियम में भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया और कहां कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो एट्रियम में भी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है और साथ साथ में वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारा हार्ट जो है खाली हो गया होगा। क्या हो गया, क्या हाँ होता तो है। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ी देर के लिए खाली हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, ब्लड आएगा, हार्ट में ब्लड आएगा। तो हार्ट में कैसे ब्लड आएगा, इधर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, ये तीनों मिलकर ब्लड लेके आएंगे कहां पर, राइट एट्रियम में। उधर पल्मोनरी वेन जो संख्या में 4 होती है वो ब्लड लेकर कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा। तो राइट एट्रियम में 3 स्ट्रक्चर ब्लड लेके आ रही है, कौन कौन सी, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और इधर कौन लेके आ रही है, इधर 4 पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। दोनों साइड से ब्लड आया, एक राइट में आया एक लेफ्ट में आया। तो राइट में ब्लड आ गया और लेफ्ट में ब्लड आ गया। तो राइट में ब्लड आया, लेफ्ट में ब्लड आया। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम बड़े बड़े शब्दों में लिख देते हैं अपन यहाँ पर कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन। क्या लिख देते हैं, कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं। कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन अपन लोग यहाँ पर लिख देते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे नोड ट्रिगर हुआ, ऐसे नोड ट्रिगर हुआ तो दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, उसकी इंपल्सेस कहाँ गई, एवी नोड के पास गई। एवी नोड ने इंपल्स कहाँ भेजी, बंडल ऑफ विच के पास भेजी, बंडल ऑफ विच ने कहाँ भेजी, पुर्किंजे फाइबर के पास भेजी। दोनों एक साथ आई है इंपल्सेस, तीनों ने मिलकर क्या किया, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन किया। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल का ब्लड, इधर वाला ब्लड एओर्टा में, इधर वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे ही ब्लड चला गया दोनों जगह पर तो कंप्लीट कार्डियक क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, जो ब्लड है वो कहाँ आया है, तो 2 जगह आया है। एक तो आया है राइट एट्रियम में क्योंकि ये खाली हो चुका है, एक आया है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में आया है। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया है, तो राइट एट्रियम में ब्लड आया है 3 जगह से। कहाँ कहाँ से आया है, यह आया है कोरोनरी साइनस से, दूसरा आया है इंफीरियर वीना कावा से, तीसरा आया है सुपीरियर वीना कावा से आया है। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया है, तो यह आया है 4 पल्मोनरी वेन। कहाँ से आया है, 4 पल्मोनरी वेन में आया है। क्या यहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, बिल्कुल बिल्कुल यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। तो क्या यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड आया है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ब्लड आया है, तो यहाँ पर आया है डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड। तो एक साइड तो डीऑक्सीनेटेड है, एक साइड ऑक्सीनेटेड है, दोनों जगह ब्लड आ चुका है। और जब दोनों जगह ब्लड आ चुका है तो इसका मतलब क्या, फिलिंग हो गई, क्या फिलिंग हो गई, क्या बिल्कुल बिल्कुल राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम की क्या हो गई है, फिलिंग हो गई है। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारा कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कर रहा है। ऐसे नोड ट्रिगर हो रहा है, फिर एवी नोड ट्रिगर हो रहा है, इंपल्सेस 2 जगह जा रही है और सारी इंपल्सेस के द्वारा पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद पूरा कार्डियक क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पूरा कार्डियक जब रिलैक्स हो रहा है, पूरा कार्डियक रिलैक्स होने के बाद यहाँ पर राइट एट्रियम में ब्लड आ गया और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। 2 प्रकार की फिलिंग वैसे देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, एक तो आती है रैपिड फिलिंग, एक आती है यहाँ पर स्लो फिलिंग। रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग आती है, एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में आती है। क्लियर है, चलो वो मैकेनिज्म पूरा अलग है, उसको डिस्कस बाद में किया जाएगा। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि ब्लड आ गया है, ब्लड आने के बाद फिर एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है, इस मैकेनिज्म, यह मैकेनिज्म हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण है कि हार्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब जो भी अपन ने ये पूरा समझा है, सुना है, देखा है, इस पूरे को अगर अपन समराइज करते हैं, इस पूरे के पूरे मैटर को अपन समराइज करते हैं 5 शब्दों में, 5 शब्दों में समराइज कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं समराइज। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारे पास हुआ है एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ है, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या हुआ है, तो यहाँ हुआ है हमारे पास वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तीसरा नंबर पर हमारे पास क्या हुआ है, तीसरे नंबर पर हमारे पास हुआ है क्या, यहाँ पर हुआ है कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन, कंप्लीट कार्डियक
रिलैक्सेशन, कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन हमारे पास हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद डी नंबर पे क्या हुआ है, डी पे क्या हुआ है कि एट्रियल के अंदर ब्लड की फिलिंग हो गई है, एट्रियल के अंदर ब्लड की फिलिंग हो गई है। अब एट्रियम में हो गई है तो वेंट्रिकल ने क्या बिगाड़ा है, तो इसका मतलब वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होगा, ब्लड की फिलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ब्लड की फिलिंग हो जाएगी। ऐसे हुआ है। इसी चीज को अपन बोल देते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोल देते हैं, कार्डियक साइकिल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन को अपन एक सामान्य भाषा में बोलते हैं साइंटिफिकली मेडिकली सिस्टोल, और इधर भी क्या बोलते हैं, सिस्टोल नाम दे देंगे। तो हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोले या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोले, या इसी की बजाय दो वर्ड बोल दें, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। और जहां जहां पर कॉन्ट्रैक्शन वहां सिस्टोल है, जहां जहां पर रिलैक्सेशन है वहां पर क्या है, डायस्टोल है, वहां पर क्या है, डायस्टोल है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई ना, कौन कौन सी आ गई, सिस्टोल भी आ गए, डायस्टोल आ गए। तो क्या कार्डियक साइकिल में 3 फेज होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। देखो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, क्या पड़े हुए हैं क्या, बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनकी टाइमिंग भी आप लोग सब लोग जानते होंगे। कार्डियक साइकिल तो फेमस है ना, किसके लिए, 0.8 सेकंड के लिए। किसके लिए फेमस है, 0.8 सेकंड के लिए फेमस है। मगर यहाँ ये भी तो देखो कि 0.1 सेकंड तो यहाँ लगा होगा, 0.3 सेकंड यहाँ लगे होंगे और 0.4 सेकंड यहाँ लगे होंगे। यह मिलाकर एक हार्ट बीट बन जाती है, यह मिलाकर एक हार्ट बीट बन जाती है। तो एक बार मान लो ऐसा हुआ होगा, एक बार मान लो ऐसा हुआ होगा, तो यहाँ पर साउंड आया होगा लब। क्या साउंड आया, लब। एक बार ऐसा हुआ होगा तो यहाँ पर कौन सा साउंड आया है, डब। तो लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब का मतलब क्या, एक हार्ट बीट आ गई है। कितनी देर में, 0.8 सेकंड में आ गई है। क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4 चीज समझना चाहते हैं कि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकल खाली हुआ और दूसरे में ब्लड चला गया, फिर दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसका ब्लड आगे चला गया, वो खाली हो गया। तो हम समझना चाह रहे हैं ईसीजी कैसे लिंक्ड करती है, ईसीजी कैसे लिंक करती है, किससे, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट से कैसे लिंक करती है। तो चलो उसको लिंक को करते हैं अपन लोग। अब लिंक कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर अपन लोग देख रहे हैं कि एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या इसको अपन ऐसा लिख दें क्या कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एट्रियल का ब्लड तो वेंट्रिकल में चला गया, तो यहाँ पर एट्रियम क्या हो गया, तो यहाँ पर एट्रियम हो गया हमारे पास खाली। क्या हो गया हमारे पास, एट्रियम खाली हो गया। फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकल क्या हो गया, खाली हो गया। इसका ब्लड कहाँ चला गया, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पर वेंट्रिकल भी क्या हो गया हमारे पास, खाली हो गया। तो ये हो गया वेंट्रिकल हमारे पास खाली। यस और नो। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, कार्डियक रिलैक्सेशन हुआ, हार्ट रिलैक्स हुआ, हार्ट रिलैक्स हुआ तो ब्लड उसके अंदर आ जाता है। तो हार्ट उसके अंदर, जैसे हार्ट के अंदर ब्लड आया तो पहले एट्रियम भराया फिर वेंट्रिकल भराया। तो यहाँ पर एट्रियम क्या हो गया, एट्रियम के अंदर क्या हो गया, ब्लड आ गया। हिंदी में लिख रहे हैं, देखो हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं आप लोग समझ जाओ। और उसके बाद किसमें ब्लड आ गया, उसके बाद ब्लड आ गया कहाँ पर, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। आ गया का मतलब भर गया होगा। तो 2 जगह खाली हुआ है, 2 जगह भर गया, 2 जगह खाली हुआ है, 2 जगह भर गया। इस खाली होने भरने को ही क्या बोलते हैं अपन, देखो यहाँ पर एट्रियम खाली हुआ है तो यहाँ पर एक वर्ड यूज करने वाले हैं अपन। क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, खाली होने को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या नाम देना है, डीपोलराइजेशन। तो हार्ट में जब जब भी ऐसे नोड ट्रिगर हुआ है और ट्रिगर हुआ है तो ट्रिगर होने के बाद एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो एट्रियल का ब्लड वेंट्रिकल में चला गया है। एट्रियल खाली हो चुका है, एट्रियल के खाली होने को क्या नाम दे रहे हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन नाम दे रहे हैं। अब एट्रियम के बाद कौन खाली होगा, वेंट्रिकल खाली होगा, क्योंकि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो क्या नाम दे देंगे, तो यहाँ पर नाम दे देंगे अपन वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे अपन वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन नाम दे देंगे। देखो एट्रियम खाली हुआ तो डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल खाली हुआ तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पर एट्रियल भर गया क्या, बिल्कुल एट्रियल में ब्लड आ गया तो भरने को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो यहाँ कौन सा वर्ड यूज कर लें अपन लोग, एट्रियम रीपोलराइजेशन। क्या नाम दे देंगे, एट्रियल रीपोलराइजेशन नाम दे देंगे। और यहाँ वेंट्रिकल भर गया तो क्या नाम दे देंगे, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल
रीपोलराइजेशन नाम दे देंगे। देखो री का मतलब भरना है, डी का मतलब खाली होना। री का मतलब भरना है, डी का मतलब खाली होना है। हमारे पास 2 बार तो खाली हुए, 2 बार भरे। अब इन सारी की सारी चीजों को हम लोग एक सूत्र में बांधना चाहें तो बांध सकते हैं। कैसे? कि जब जब भी एट्रियल का रीपोलराइजेशन होता है या डीपोलराइजेशन होता है, तो उस समय पर अगर हम लोग चेक करना चाहें, क्या चेक करना चाहें, हार्ट बीट को चेक करना चाहें, तो कौन कौन सी वेव आती है। अगर ईसीजी की ग्राफिकल रिकॉर्डिंग पर चेक करना चाहें कि हार्ट का खाली होना, पहले एट्रियम का खाली होना, फिर वेंट्रिकल का खाली होना, फिर एट्रियम का भरना, फिर वेंट्रिकल का भरना, इस खाली होने और भरने की प्रोसेस को समझना चाहें, तो इसके लिए हम जो प्रोसीजर का यूज कर रहे हैं, उस प्रोसीजर का नाम ही क्या पढ़ा अपन ने? उस प्रोसीजर का नाम क्या पढ़ा? ईसीजी पढ़ा है। तो ईसीजी का मतलब क्या है कि हार्ट में आने वाला ब्लड और हार्ट की दीवारें कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो हार्ट से निकलने वाला ब्लड, इन निकलने वाले आने वाले ब्लड के बीच में जो भी मैकेनिज्म हुआ है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान, उसी को हम वेव के द्वारा समझते हैं, उसी को हम वेव के द्वारा समझते हैं। और ईसीजी के अंदर अपन सभी जानते हैं कि PQRST नाम की वेव यूज की जाती है, PQRST नाम की वेव यूज की जाती है। तो पी वेव हमें क्या डिनोट करेगी? तो पी वेव जो होती है हमें डिनोट करती है क्या? हमें डिनोट करती है क्या? वो डिनोट करती है कि एट्रियल में डीपोलराइजेशन हुआ है। क्या डिनोट करती है? एट्रियल में डीपोलराइजेशन हुआ है। हमें वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन समझने के लिए कौन सी वेव समझना पड़ेगा? तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सी वेव? अगर ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रही है तो समझ जाना कि यहाँ पर वेंट्रिकल का क्या हुआ है? डीपोलराइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? डीपोलराइजेशन हुआ है। अब जब खाली हो गया, डिपोलराइज हो गया, तो भरेगा। तो जैसे ही मान लो एट्रियम भरता है, तो एट्रियम के भरने के बाद एक बेस लाइन से थोड़ी सी आगे बढ़ती है लाइन, उसको बोलते हैं अपन एसटी सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एसटी सेगमेंट बोलते हैं। और जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है तो इसको बोलते हैं टी वेव। क्या बोलते हैं? टी वेव। नॉरसेट के अंदर सबसे सामान्य, सबसे सीधे प्रश्न में से एक प्रश्न ये प्रश्न है कि पी वेव किसको डिनोट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको डिनोट करता है? तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। एसटी सेगमेंट किसको डिनोट करता है? तो एट्रियल रीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। और टी वेव किसको डिनोट करती है? तो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को डिनोट करती है। यह सबसे सामान्य प्रश्न है, यह सबसे सामान्य प्रश्न है। अब कैसे कैसे हुआ है, अपन लोगों ने पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन पढ़ा है इसका। देखो कॉम्बिनेशन समझते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे हार्ट में जो कंडक्टिव सिस्टम होता है, वह कंडक्टिव सिस्टम क्या करता है? यह हमारे हार्ट में इम्पल्सेस को जनरेट करता है। तो हार्ट के अंदर जो कंडक्टिव सिस्टम होता है, यह कितने चैनल का होता है? तो यह 4 चैनल का होता है। कौन कौन से चैनल होते हैं? तो ऐसे नोड होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ वेज होते हैं, एंड पर्किंजे फाइबर होता है। यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जनरेट होती है? तो यह पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम में जनरेट होती है। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो मायोकार्डियम में होती है, क्योंकि इसमें कार्डियोमायोसाइट की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्या इसके अंदर होता है? तो इन सेल के अंदर सोडियम का पोटेशियम का आदान प्रदान होता है। सोडियम का और पोटेशियम का आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम होगा तो सोडियम का आदान प्रदान हो जाएगा, पोटेशियम का आदान प्रदान हो जाएगा, इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। किसके द्वारा? कंडक्टिव सिस्टम के द्वारा। दोनों मिलकर जो मैकेनिज्म करते हैं उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म को समझने के बाद अपन समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये चैनल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे नोड पाया जाता है, कहाँ पर? वो पाया जाता है राइट एट्रियम में। एबी नोड कहाँ पर? इंट्रा एट्रियल सेप्टम में। बंडल ऑफ वेज कहाँ पर पाया जाता है? इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना में पाया जाता है। और पर्किंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्किंजे फाइबर पाए जाते हैं आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल में पाए जाते हैं। हार्ट में ही ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है। हाँ, हार्ट में ऐसा होता है। कारण इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसलिए आती है कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। क्या और ऑर्गन मायोजेनिक नहीं होते हैं? तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए कंडक्टिव सिस्टम होना चाहिए। कंडक्टिव सिस्टम हार्ट में होता है, इसलिए यहाँ पर इंपल्स जनरेट हो रही है। और इंपल्स जनरेट होने के बाद वहां पर सोडियम पोटेशियम का आदान प्रदान जल्दी होता है, उसी को अपन एक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं। और पोजीशन के आधार पर अपन लोगों ने अलग अलग कलर रूप से लिख लिए हैं कौन सा चैनल कहां पर होता है। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा है कि ये कैसे काम करता है। तो ये कैसे काम करता है? तो ऐसे नोड क्या करता है? जैसे ही ऐसे नोड की इंपल्स आती है
तो ऐसे नोड की इंपल्स जैसे ट्रिगर होती है तो ट्रिगर होने के बाद दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद दोनों एट्रियम का ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। और एबी नोड की इंपल्सेस को कौन रिसीव कर लेता है, एबी नोड की इंपल्सेस को रिसीव कौन कर लेता है, ऐसे नोड की इंपल्सेस को रिसीव कौन कर लेता है, एबी नोड। ऐसे नोड की इंपल्सेस को रिसीव एबी नोड जब कर लेता है तो रिसीव करने के दौरान यहाँ पर 3 प्रकार के फाइबर दिखते हैं, एंटीरियर नोडल फाइबर, पोस्टीरियर नोडल फाइबर एंड मिडिल नोडल फाइबर्स। एंटीरियर नोडल फाइबर का नाम क्या होता है, फाइबर ऑफ द बेकमैन नाम होता है। मिडिल नोडल फाइबर का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है फाइबर ऑफ द वेंकबैक। तीसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है फाइबर ऑफ द थोरेल। क्या नाम होता है, फाइबर ऑफ द थोरेल। जैसे ही ये फाइबर एवी नोड के पास जाते हैं तो एवी नोड इन फाइबर को कहां भेज देता है, बंडल ऑफ के पास भेज देता है और पुरकिंजे फाइबर के पास भेज देता है। तो अब तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर क्या कराएंगे, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। देखो एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए ओनली एसए नोड कर रहा था काम, मगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए 3 चीजें चाहिए। इसका मतलब एसए नोड इज अ वन मैन आर्मी, एसए नोड इज ए वन मैन आर्मी, और एसए नोड के अलावा ये तीनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो ये क्या करवाएंगे, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। क्योंकि वेंट्रिकल का साइज में बड़ा भी होता है, उसमें ब्लड की मात्रा थोड़ी ज्यादा भी होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए यहाँ पर 3-3 फाइबर की आवश्यकता होती है, 3-3 चैनल की आवश्यकता होती है। क्या करेंगे, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड का ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, और राइट साइड का ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे ये ब्लड चला जाएगा तो ब्लड जाने के बाद हमारे हार्ट की दीवारों में अब रिलैक्सेशन होगा, तो इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन। जैसे ही हार्ट के दीवारों में कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा रिलैक्सेशन के दौरान, यह 2 प्रकार से आता है, रैपिड फिलिंग के द्वारा और सो फिलिंग के द्वारा, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है। यहाँ पर जैसे ब्लड आता है तो ब्लड यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो आता है 4 पल्मोनरी वेन से, मगर राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है ये आता है 3 जगह से। कहाँ से, कोरोनरी साइनस से, उसके अलावा आता है इन्फीरियर विना कावा से और सुपीरियर विना कावा से। यह आ रहा है हार्ट का खुद ब्लड, कौन सा ब्लड लेकर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है पूरे चारों चैम्बर का। कोरोनरी साइनस आईवीसी कहाँ से लेके आ रही है, लोअर बॉडी से लेके आ रही है। सुपीरियर विना कावा कहाँ से आ रही है, अपर बॉडी से आ रही है। हेमियाजाइगस वेन एंड अजाइगस वेन दोनों मिलकर बनाती है सुपीरियर विना कावा। इन्फीरियर विना कावा अराइजेस फ्रॉम द लीवर, और लीवर से सारा का सारा ब्लड पोर्टल वेन का लीवर में आता है, लीवर से यहाँ आता है। चलो, और पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है, लंग से लेके आ रही है, फ्रेश ब्लड लेके आ रही है। फ्रेश ब्लड का मतलब उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अब इस पूरी समरी को समझने के लिए अपन ने एक समरी समझ ली। क्या समरी समझ ली, सबसे पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन हुआ, फिर एट्रियम में ब्लड आया, फिर वेंट्रिकल में ब्लड आया। तो यहाँ पर एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होने को अपन एक वर्ड और बोल रहे हैं, सिस्टोल। क्या वर्ड बोल रहे हैं, सिस्टोल। यानी कॉन्ट्रैक्शन का एक और मेडिकली नाम क्या है, सिस्टोल नाम होता है। तो पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसलिए एट्रियल सिस्टोल बोल दो, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसलिए वेंट्रिकल सिस्टोल बोल दो, फिर कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन हुआ इसलिए कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल बोल दो। और कार्डियक साइकिल हमें ये बात बताता है कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। 0.8 सेकंड के अंदर 3 प्रकार के फेज इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकंड। तीनों को जोड़ दें तो 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड का मतलब एक हार्ट बीट। क्या होता है, एक हार्ट बीट इसका मतलब होता है। चलो, उसके बाद एट्रियम में ब्लड आया, फिर वेंट्रिकल में ब्लड आया। अब इसी चीज को अपन ने एक सूचीबद्ध तरीके से क्या कर दिया, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एट्रियल खाली हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकल खाली हुआ। इधर एट्रियम में ब्लड आया तो एट्रियम में ब्लड भर गया, और उधर वेंट्रिकल में ब्लड भर गया। इन चारों चीजों को अपन ने हिंदी में लिख दिया। खाली होने को बोलते हैं डिपोलराइजेशन, इधर खाली होने को फिर डिपोलराइजेशन नाम दे दिया, और उधर भरने को क्या नाम दे दिया अपन लोगों ने, रिपोलराइजेशन। तो 2 बार तो खाली हुआ, 2 बार भरा है। एक बार हार्ट के अंदर एट्रियम खाली हुआ तो एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल खाली हुआ तो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। उसके बाद रिलैक्सेशन हुआ, फिर एट्रियम में ब्लड आया तो एट्रियम रिपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल में ब्लड आया तो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। चलो, एट्रियम डिपोलराइजेशन जो होता है किसके द्वारा डिनोट होता है, पी वेव के द्वारा डिनोट होता है। वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन किसके द्वारा डिनोट होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के द्वारा डिनोट होता है। एसटी सेगमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एट्रियल रिपोलराइजेशन। और टी वेव आ गई है, समझ जाना, चौथी वेव टी वेव का मतलब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होता है। तो क्या हार्ट में ऐसा ही कुछ पढ़ा था क्या, चलो इसको समझने के लिए अपन वापस चलते हैं डायग्राम नंबर 1 पर। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है पी
वेव, QRS, उसके बाद फिर ये ST, फिर ये T। इस डायग्राम से आपको ये और क्लियर हो रहा होगा कि ये P वेव है, यह QRS कॉम्प्लेक्स है, यह ST सेगमेंट है, और ये कौन सी वेव है? T वेव। सिंपल भाषा में हिंदी में समझना चाहे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो P वेव आई है इसका मतलब क्या है। अगर ये वेव आई है तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगर QRS कॉम्प्लेक्स आया है तो क्या हुआ है? तो यहाँ पर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और अगर ST सेगमेंट आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यह बिल्कुल बेस लाइन पे आता है। किस पे आता है? बेस लाइन पे आता है। और इसी बेस लाइन पर इसका मतलब हार्ट में थोड़ा पोज आता होगा, छोटा सा पोज, और वह जो पोज आता है तो वहां पर आदान प्रदान हो जाता होगा किसका? कार्डियोमायोसाइट के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम का एक्शन पोटेंशियल हो जाता होगा। तो हालांकि यह जो होता है यह नोटिफाइबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी दीवारें जो होती है, इसकी दीवारों के द्वारा जो यहाँ टी वेव आ रही है तो थोड़ा साउंड प्रेस हो जाता है। साउंड थोड़ा प्रेस होने की वजह से ये नोटिफाइबल नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल अंदर की बात है। तो ST सेगमेंट आया है तो क्या बता रहा है? इसका मतलब एट्रियम में ब्लड आया है। और टी वेव आई है तो इसका मतलब कहाँ ब्लड आया है? तो ब्लड आया है, वेंट्रिकल में ब्लड आया है। तो दो तो बता रहे हैं खाली होना, दो बता रहे हैं भरना। जैसे कि P वेव बता रही है खाली होना, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है? खाली होना बता रहा है। मगर ST सेगमेंट क्या बता रहा है? ये ब्लड का फिलिंग होना बता रहा है। और टी वेव भी क्या बता रही है? ब्लड का भरना बता रही है। क्या बता रही है? ब्लड का भरना बता रही है। तो दो जगह डिपोलराइजेशन, दो जगह रिपोलराइजेशन। तो यह ECG होती है हमारे पास। तो ECG के अंदर जो कॉमन बात अपन लोग समझे हैं, कॉमन बात क्या समझे हैं अपन? ये समझे हैं कि ECG के अंदर जो सामान्य बात है यही बात है कि P वेव का मतलब खाली होना है एट्रियम का, QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब वेंट्रिकल का खाली होना है, ST सेगमेंट का मतलब एट्रियम का भरना है, और T वेव का मतलब है वेंट्रिकल का भरना। तो दो बार खाली, दो बार भर गया। इसी चीज को अपन ने लिंक कर दिया किससे? कंडक्टिव सिस्टम से। और कंडक्टिव सिस्टम से लिंक करने के बाद अपन ने कार्डियक साइकिल से लिंक कर दिया। इसका मतलब ओवरऑल प्रोसेस वही है, मगर अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलग अलग दृष्टिकोण से वो बात समझ में आती है। कि कार्डियक साइकिल से देखें तो हाँ भैया 3 फेज मिलेंगे। अगर हम कंडक्टिव सिस्टम से देखेंगे तो बिना इंपल्स को जनरेट हुए, बिना ट्रिगर्स को ट्रिगर हुए हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन मिल नहीं सकता ना। तो यहाँ पर हर प्रकार से हर अलग अलग टॉपिक के अंदर एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है? हार्ट बीट को लेके आना। अब हार्ट बीट जब आ रही है 0.8 सेकंड में आ रही है, ये भी समझ गए, मगर हार्ट बीट को आने के लिए दो साउंड की आवश्यकता है, लब की और डब की। तो लब कब आया? एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो गेट खुले होंगे, लिफ्ट वाल ओपन होंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो लब आ गया। लब नहीं आया, खुले तो अंदर गया, जब बंद होंगे तो लब आया होगा। और जैसे ही मान लो एओर्टिक वाल और पल्मोनरी वाल ओपन हुए होंगे, ब्लड जैसे ही मूव हो गया, जैसे बंद हुए होंगे तो बंद होने के बाद वहां पर डब आया होगा। तो लब डब कब आया है? तो एक बार लब आया, एक बार डब आया, तो गेट खुल के बंद हुए हैं। क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल इज कॉल्ड लब एंड क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल इज कॉल्ड डब। लब डब लब डब लब डब आया है, क्यों आया है? इसीलिए आया है हमारे पास। तो ECG को अपन ने सामान्य भाषा में इस प्रकार से ये समझ लिया है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा ECG के बारे में? अपन ने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा ECG के बारे में कि भाई ECG क्या है, EKG क्या है, दोनों एक ही। दोनों का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक ऐसा प्रोसीजर जिसके द्वारा हम हार्ट में आने वाली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को नोट करते हैं। ये अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि भाई ECG मशीन से करेंगे। मशीन का नाम क्या है? तो मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तीसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ये पढ़ा है कि भाई ECG के द्वारा जो पर्ची निकल रही है, पर्ची के अंदर जो प्रेजेंटेशन आ रहा है, उस प्रेजेंटेशन का क्या नाम दे दें? प्रेजेंटेशन का नाम दे देंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम दे देंगे। चौथा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? भाई किसने खोज करी है? तो खोज करने वाले थे हमारे विलियम इंथोवेन। खोज कब करी है? 1901-1902 के मध्य खोज करी है। और पहले ECG की मशीन इतनी बड़ी होती थी, आजकल काफी छोटी है, पोर्टेबल है। चलो उसके अलावा क्या पढ़ा अपन ने? ये पढ़ा अपन ने कि ECG के अंदर अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है तो हार्ट में एक्टिविटी शो हो रही है। ECG के अंदर सीधी लाइन आ रही है तो हार्ट में एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, डेड लाइन है। उस सीधी लाइन का नाम क्या है? तो सीधी लाइन का नाम क्या है? बेस लाइन। और बेस लाइन का नाम क्या बनेगा? ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। क्या है? आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन लिखा हुआ है। बीप बीप के साथ आती है तो हम दो काम करेंगे, कौन कौन से वाले? CPR करेंगे, डिफिब्रिलेशन करेंगे, तो हो सकता है सीधी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। और हार्ट अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाला आ रहा है, समझ जाना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हार्ट में एक्टिविटी हो रही है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन का मतलब हार्ट के अंदर SA नोड AV नोड एक्टिवेट हो गया। उसके अलावा SA नोड AV नोड जैसे एक्टिवेट हुआ तो उसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम का क्या होने लगा? आदान प्रदान। जैसे आदान प्रदान होने लगा तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो गया। ये सिंपल सी बात है, अपन लोगों ने समझ ली है। तो डेड लाइन का नाम क्या है?
आइसोइलेक्ट्रिकल लाइन, लाइन सीधी हो गई तो आइसोइलेक्ट्रिकल लाइन हो जाएगी, और टेढ़ी मेढ़ी आ रही तो हार्ट के अंदर एक्टिविटी को ये शो करने वाली है। उसके बाद क्या देखा अपन ने, उसके बाद देखा अपन ने कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, और कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट अपन ने देखा तो इसको अपन ने पूरा अच्छे से डिटेल किया। इसका रिजल्ट क्या निकाला, इसका रिजल्ट ये निकाला कि कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, यह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर जब भी हार्ट के चैम्बर खाली होंगे तो खाली होने को डिपोलराइजेशन बोल देंगे और भरने को रिपोलराइजेशन बोल देंगे। डिपोलराइजेशन एट्रियम का होगा तो पी वेव आएगी, वेंट्रिकल का होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर मान लो रिपोलराइजेशन एट्रियम का होगा तो हमारे पास एसटी सेगमेंट आएगा, और अगर मान लो वो वेंट्रिकल का होगा तो टी वेव आएगी। तो ये हमारा पीक्यूआरएसटी सेगमेंट होता है। पी वेव आती है, एक सिंगल रहेगी तो वेव रहेगी, दो रहेंगे तो सेगमेंट रहेंगे, तीन रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो आज हमने समझ लिए ईसीजी, और ईसीजी को समझने के दौरान हम लोगों ने हर चीज उसका बैकग्राउंड समझ लिया है। ईसीजी पूरी समुद्र की तरह एक टॉपिक है, मगर समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करने पड़ेंगे। एक एकदम ऐसा नहीं होगा कि एक एकदम अपन लोग देख के बता दें कि भाई साहब ये बीमारी आपको तो, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अपन ईसीजी की नॉर्मल टर्मिनोलॉजी समझें, आज ईसीजी का बैकग्राउंड समझें कि ईसीजी ये वेव कहाँ से आ रही है। इसके बाद अपन लोग समझ जाएंगे कि भैया अगर ये वेव आ रही है, अगर ये वेव ऊपर नीचे हो रही है तो मामला गड़बड़ है, तो मामला गड़बड़ है। ये हमने ओनली अभी ईसीजी के बारे में समझा कि ईसीजी आती कैसे है, समझते कैसे हैं, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इसके पीछे हार्ट का बैकग्राउंड वाला स्टडी क्या है, ये अपन लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद जो अपन समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से इस ईसीजी के अंदर हम लोग प्लेसमेंट कर सकते हैं, ईसीजी की लीड कौन सी होती है, ये अपन लोग समझ सकते हैं। तो पहला अपन ने समझ लिया एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली, उसके बाद अपन लोग प्लेसमेंट सीख गए। प्लेसमेंट सीखने के बाद फिर अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाला तो निकल के आया। फिर उस वेव के अंदर अपन लोग अध्ययन कैसे करेंगे, अध्ययन करने के लिए पहले सिंपल समझना पड़ेगा, सिंपल समझने के बाद फिर अपन को समझना पड़ेगा डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर समझने के लिए क्या है, तो डिसऑर्डर समझने के लिए अपन लोग के पास बहुत सारे डिसरिथमियाज है। डिसरिथमिया आप लोगों ने सुना होगा, अरिथमिया आप लोगों ने सुना होगा, अपन धीरे धीरे समझेंगे। तो ईसीजी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ये बेसिक्स अपने लोगों को समझ में आना चाहिए। ये बेसिक्स एक बार समझ में आ गए तो ईसीजी की सारी चीजें अपन लोगों को समझ में आ जाएगी। क्लियर है? देखो सभी के लिए ईसीजी पहले टफ होती है पर धीरे धीरे समझ में आ जाती है, क्योंकि ईसीजी के हर टॉपिक के पीछे महागुरु का महा आशीर्वाद होता है, और जब महागुरु का महा आशीर्वाद मिल जाता है तो हर व्यक्ति को हर चीज समझ में आ जाती है। थैंक यू, थैंक यू वन एंड ऑल। नमस्कार साथियों, आज ईसीजी की कड़ी में कल हमने सीखा था कि ईसीजी किस प्रकार से आती है, ईसीजी के अंदर हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के चलते हुए हम किस प्रकार से ईसीजी में पीक्यूआरएसटी सेगमेंट को यहाँ पर निकाल पाए हैं। पीक्यूआरएसटी सेगमेंट जो अपन ने कल पढ़े थे, उस पीक्यूआरएसटी सेगमेंट के बाद हमें यह सीखने की परम आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से ये सीख पाए कि ईसीजी की जो लीड्स होती है, ईसीजी का जो प्लग्स होता है, यह लीड्स और यह प्लग्स जो होते हैं एक सही दिशा में, एक सही जगह पर कैसे लग पाएंगे। जैसा कि आपके सामने ये इमेज दिखाई दे रही है, तो हर टेक्नीशियन या हर हमारा नर्सिंग का जो ब्रदर है, जो हमारी सिस्टर है, या जो हमारा विद्यार्थी है, ड्यूटी करने वाला विद्यार्थी, यह किस प्रकार से ईसीजी की लीड को कहाँ पर लगा रहा है, क्या वो सही जगह पर लगा रहा है या गलत जगह पर लगा रहा है, क्या उसके द्वारा निकलने वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारी की सारी सही है या गलत है। तो हम इसी चीज को सीखने के लिए यह इमेज को अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ईसीजी की लीड्स को सही जगह पर सही चुनाव करके सही साइड पर लगा सकते हैं, और प्लग को कौन सी साइड पर कौन सा प्लग लगाता है, क्या सारे प्लग के कलर्स सेम होते हैं, क्या सारे प्लग के कलर्स अलग अलग होते हैं, क्या ऐसा भी कोई प्लग होता है जिसके दो कलर हैं। इन सारी चीजों को सीखने के लिए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑन द ईसीजी। प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द ईसीजी, यानी ईसीजी में लीड का प्लेसमेंट क्या होगा, रोड का प्लेसमेंट क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको लग रहा है कि ईसीजी की जो लीड्स होगी उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा।
इस डायग्राम को देखने के बाद आपको लग रहा है कि ईसीजी की जो लीड होगी उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो इस डायग्राम को देखने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इतना लग रहा है कि ईसीजी की जो प्लेसमेंट होगी, लीड्स का प्लेसमेंट वह कहाँ पर होगा, चेस्ट पर होगा। वो कहाँ पर होगा, चेस्ट पर होगा। और चेस्ट में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि चेस्ट पर यह प्लेसमेंट किस साइड पर होता है, तो यह प्लेसमेंट होता है कौन सी साइड पर, लेफ्ट साइड पर होता है। कौन सी साइड पर होता है, लेफ्ट साइड पर यह प्लेसमेंट होता है। क्या आपको राइट साइड में भी कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, हम लोग देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। ये देख पा रहे हैं अपन लोग अच्छे तरीके से कि ये हम सभी की मिड लाइन होती है, चेस्ट की मिड लाइन। तो चेस्ट की मिड लाइन से इस साइड तो होता है राइट साइड, इस साइड से होता है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो लीड होती है वो तो लेफ्ट साइड लग रही है, मगर एक लीड आप लोग देख पा रहे हैं ये राइट साइड लग रही है। एक लीड आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कौन सी साइड लग रही है, राइट साइड लग रही है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमारे पास कितनी लीड लगती है, इसका मतलब 5 लीड लग रही है। और राइट साइड में हमारे पास कितनी लग सकती है, तो हमारे पास 1 लीड लग सकती है। कितनी लीड, 1 लीड। तो कितनी लीड हो गई हमारे पास, 6 लीड हो गई। अब इन 6 लीड को हम किस प्रकार से कहां पर रखें, क्या राइट पोजीशन होगी, इनको सीखने के लिए अपन को इस डायग्राम को थोड़ा सा अंदर से पढ़ना पड़ेगा। चलो सीखते हैं इस डायग्राम को अपन सभी कि यह डायग्राम किस प्रकार से हमें बताता है। देखो इस डायग्राम को या लीड के प्लेसमेंट को सीखने के लिए, इस डायग्राम को या लीड के प्लेसमेंट को सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसको एक्चुअल जगह पर कहाँ लगाना है। हमें इसको एक्चुअल जगह पर कहाँ लगाना है क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम ये तो पता हो कि रिप्स क्या होती है, रिप्स के स्पेस क्या होते हैं। तो पहले अपन रिप्स समझते हैं, उसके स्पेस समझते हैं और उसके बाद फिर प्लेसमेंट समझते हैं। क्लियर है? चलो समझते हैं। हमारे पास कितनी रिप्स होती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास लगभग कितनी रिप्स होती है, 12 रिप्स होती है। कितनी रिप्स होती है, 12 रिप्स होती है। काय में होती है, यह पेयर्स में होती है। ह्यूमन बॉडी में चेस्ट में जो रिप्स होती है वो 12 होती है और वो पेयर्स में होती है। और 12 का मतलब 12 इधर और 12 इधर होती है। तो इसका मतलब एक पेयर ये बना, एक पेयर 2 बना, ऐसे करके कितने पेयर है हमारे पास, 12 पेयर होते हैं। चलो बना लेते हैं अपन। एक पेयर हमारे पास ये बना है, दूसरा पेयर हमारे पास ये बना है, ये दूसरा पेयर हो गया। ये हमारे पास ये तीसरा पेयर हो गया। ये हमारे पास ये चौथा पेयर हो गया। ये हमारे पास ये 5वां पेयर हो गया। ये हमारे पास ये 6ठा पेयर हो गया। ये हमारे पास 7वां पेयर हो गया। ये हमारे पास 8वां पेयर हो गया। ये हमारे पास 9 हो गए। ये हमारे पास ये 10 हो गए और ये हमारे पास ये 11 हो गया। ये हमारे पास हो गया 12। कौन सा हो गया, ये हमारे पास 12वां पेयर हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो रिप्स के पेयर हो गए वो कितने हो गए, 12 हो गए। चलो हम इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। यहाँ पर ये रिप्स नंबर 1 है, ये रिप्स नंबर 2 है, ये रिप्स नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। तो हमारे पास कितने पेयर हो गए रिप्स के, हमारे पास 12 पेयर हो गए भाई रिप्स के। अब इन 12 पेयर के स्पेस जो होते हैं, बीच बीच में जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, ये जो खाली जगह होती है, इन खाली जगह का नाम क्या होता है, तो जो भी हमें यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहे हैं इनका नाम होता है इंटरकोस्टल स्पेस। का नाम होता है इंटरकोस्टल स्पेस। देखो नाम से पता लग रहा है, इंटर का मतलब अंदर, कोस्टल का मतलब होता है रिप्स। तो रिप्स के अंदर का स्पेस, रिप्स के अंदर का स्पेस इंटरकोस्टल स्पेस होता है। यह इंटरकोस्टल स्पेस जो होते हैं, चलो इनको गिनते हैं, ये कितने होंगे, तो 12 रिप्स है हमारे पास। तो 12 रिप्स में कितने होंगे, 12 रिप्स में हमारे पास ये 11 होंगे। 12 में कितने होंगे, 11 होंगे। देखो चलो गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्पेस कितने हो गए हमारे पास, ये 11 हो गए। मगर रिप्स कितने हो गए हमारे पास, ये 12 पेयर में होगी। तो 12 पेयर में 11 इधर खाने मिलेंगे और 11 इधर खाली जगह मिलेगी, खाने मिलेंगे। उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा इंटरकोस्टल स्पेस। क्या नाम होगा, इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है?
चलो, इंटरकोस्टल स्पेस समझने के बाद हमें ये समझना है कि हम ईसीजी की लीड को कौन कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। हम ईसीजी की लीड को कौन कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, तो उसके लिए हमें चुनना पड़ेगा इंटरकोस्टल स्पेस 4 और इंटरकोस्टल स्पेस 5। कौन कौन सा हमें चुनना पड़ेगा? इंटरकोस्टल स्पेस 4 और इंटरकोस्टल स्पेस 5। चलो चुनते हैं। यह हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हम इंटरकोस्टल स्पेस कितने चुन लिए? चौथा और पांचवा। इसका मतलब हम व्हाट्सएप की तरह के टिक कर दें क्या? यहाँ पे टिक कर दिया अपन ने। ये चौथा और पांचवा हमारे पास ये स्पेस होता है। इंटरकोस्टल स्पेस चौथा और पांचवा, ये चौथा और पांचवा होता है। ये अपन ने छठे पे टिक कर दिया गलती से। कहाँ टिक कर दिया अपन ने? ये छठे पे टिक कर दिया। तो ये 6 वाला टिक मिटा लेते हैं अपन। ये 6 वाला टिक अपन मिटा लेते हैं, मिटाने की सुविधा भी है हमारे पास। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर कि कौन से वाले पे टिक कर दें? हम टिक कर देते हैं कौन से वाले पे? हम टिक कर देते हैं चौथे और पांचवे वाले पे। एक बार और थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर देते हैं कि ये हमारे पास ये रिप्स है और रिप्स के अंदर स्पेस है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये हमारे पास लिख देते हैं ये चौथा स्पेस है और ये पांचवा स्पेस। तो ये चौथे पे टिक कर लेते हैं अपन, ये चौथा स्पेस, और ये कौन सा स्पेस है हमारे पास? ये पांचवा स्पेस है। दूसरा कलर भी चुन लेते हैं इसमें। थोड़ा सा अपन दूसरा कलर इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि एक ही कलर में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये दो डबल टिक लगा दिया, व्हाट्सएप के डबल टिक लग गए। तो हमारे पास कितना स्पेस हो गया? हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस चौथा हो गया और इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा हो गया? पांचवा हो गया। क्लियर है? इंटरकोस्टल स्पेस जो चौथा होता है वो चौथे और पांचवे के बीच होता है, और जो पांचवा होता है वो पांचवा और छठे के बीच दिख रहा है अपन सभी लोगों को। चलो समझ गए इसमें अपन। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी ईसीजी की प्लेसमेंट करनी है, कौन कौन सी लीड की प्लेसमेंट करनी है। इस प्लेसमेंट को करने के लिए अपन सिंपल सा ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारे पास इस प्रकार से ये हो गया है। इधर कर लेते हैं, चलो इसको। चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या लगाएं? तो ये हमारे पास चौथा इंटरकोस्टल स्पेस है। तो यहां अपने को इस मिड लाइन के साइड में, और यहां अपने को मिड लाइन के इधर साइड में, यानी मिड लाइन के लेफ्ट साइड में और मिड लाइन के राइट साइड में अपने को वो चुनाव करना है। तो मिड लाइन के राइट साइड में हम लोग लगाते हैं L1। मिड लाइन के राइट साइड में चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं हम लीड 1, और मिड लाइन के लेफ्ट साइड के चौथे इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं अपन लीड 2। कौन सी लगाते हैं? लीड 2 लगाते हैं। देखो लीड 1 कहाँ लगाई? राइट साइड पे लगाई। देखो यहाँ लिख भी देते हैं ताकि अपने को और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लीड 1 हमने कहाँ लगाई है? तो लीड 1 हमने लगाई है सबसे पहले राइट साइड पे लगाई है। कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाई है? तो हमने लगाई है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाई है लीड 1। क्लियर है? चलो लीड 2 हमने कहाँ लगाई है? तो लीड 2 हमने लगाई है लेफ्ट साइड में। कहाँ लगाती है हमने लीड 2? लेफ्ट साइड में लगाती है। कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में लगाती है? तो हमने लगा दी है ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। कौन से में लगा दी है हमने? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। क्या हमने इन लीड को नियर द मिड लाइन लगाया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस लीड को लगाया है नियर द मिड लाइन, यानी मिड लाइन के जस्ट पास में। देख सकते हैं आप लोग, ये मिड लाइन के जस्ट पास में लगाया अपन ने इसको। तो मिड लाइन के जस्ट पास में हमने क्या लगा दिया है? लीड 1 और लीड 2 को लगा दिया है। क्या हम अब अगली लीड लगा दें? बिल्कुल। क्या हम अब अगली लीड लगा दें? तो बिल्कुल हम लगा देंगे अगली लीड। अगली लीड कौन सी होगी? तो अगली लीड हमारे पास कौन सी होगी? तो L2 के बाद आता क्या है भाई? तो L2 के बाद आता है L3। मगर L3 हमें लीड नहीं लगानी है, हमें L3 की जगह L4 लीड लगानी है। हमें L3 लीड नहीं लगानी है, हमें L3 की जगह कौन सी लीड लगानी है? L4 पहले लगानी है। क्लियर है? यही बस ध्यान रखना है कि हमें L4 लीड लगानी है, और L4 के बाद ही क्या डिसाइड होगा? L3 डिसाइड होगा। L4 लीड कहाँ लगेगी? तो L4 लीड को लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर?
5वें इंटरकोस्टल स्पेस में। कहाँ जाना पड़ेगा? 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में जाना पड़ेगा। और 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं। वो पॉइंट क्या होता है? तो वो पॉइंट ये होता है कि हम 5वें इंटरकोस्टल स्पेस से गए और गए लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जाने के बाद हमें एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट पर बीट आने वाली है, उस पॉइंट पर आने वाली है बीट, और उस बीट का नाम है अपेक्स बीट। क्या नाम है? अपेक्स बीट। तो अगर हम 5वें इंटरकोस्टल स्पेस से इधर चलें तो वो हमें बीट फील होने वाली है। इस बीट को कैसे कंफर्म करेंगी? यही बीट है। इस बीट को कैसे कंफर्म करेंगी? यही बीट है। तो इस बीट को अगर ऊपर से देखा जाएगा तो इसका जो ऊपर वाला यहाँ एंगल बनेगा, यह एंगल बनेगा यहाँ पर, जहां पर क्लेविकल बोन का मिड पार्ट होगा। जहां पर क्लेविकल बोन का कौन सा पार्ट होगा? मिड पार्ट होगा। तो क्लेविकल बोन के मिड पार्ट पर, क्लेविकल बोन के मिड पार्ट पर एक इमेजिनरी लाइन डालनी है ऊपर से नीचे की ओर, और इसी लाइन को छूना है। कैसे? इसी लाइन को इमेजिनरी आपको 5वें इंटरकोस्टल स्पेस से इधर जाना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पर हमें एक बीट फील होने वाली है, उस बीट का नाम है अपेक्स बीट। क्या नाम है? अपेक्स बीट। यानी मिट्रल वाल्व का यहाँ पर आपको एक एपिकल बीट फील करवाएगा। मिट्रल वाल्व के द्वारा यहाँ पर एक एपिकल बीट फील होने वाली है, और यही होती है अपेक्स बीट। कौन सी बीट? अपेक्स बीट। इसी अपेक्स बीट के ऊपर हमें क्या लगा देना है? L4 लगा देना है। क्या लगा देना है? L4 लगा देना है। चलो एक बात वो समझते हैं, L2 के बाद कौन सी लगाना है भाई? L3 नहीं लगाना है, L2 के बाद लगाना है L4। और L4 जो होती है कहाँ लगती है? L4 लगती है 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है। और 5वां इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है, यह 5वें इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट साइड पे जाना है इमेजिनरी लाइन डाल के, और उसी लाइन से एक इमेजिनरी लाइन कहाँ डाल ली है? ऊपर डाल ली है। ऊपर से एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन आएगी, इधर से एक और जाएगी, जहां पर पॉइंट बनेगा वही अपेक्स बीट होगी, और वहीं पर क्या लगेगा? L4 वाला लीड लगेगा। कौन सा लीड लगेगा? L4 वाला लीड लगेगा। तो यहाँ पर हम L4 वाला लीड कहाँ पर लगा रहे हैं भाई? अपेक्स बीट पर। कहाँ लगा रहे हैं अपन लोग? अपेक्स बीट पर लगा रहे हैं। कौन सी साइड पर लगा रहे हैं अपन लोग? तो यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग, कौन सी साइड पर लगा रहे हैं अपन लोग? लेफ्ट साइड पर लगा रहे हैं। कौन सी साइड पर लगा रहे हैं अपन लोग? लेफ्ट साइड पर लगा रहे हैं अपन लोग। लेफ्ट साइड में कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है हमारे पास? तो हमारे पास है यहाँ पर 5th इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा स्पेस है हमारे पास? 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि L4, L1, L2 और L2 के बाद कौन सी लगाई अपन ने? L4 लगा दी है अपन ने। तो L4 कहाँ लगेगी? जहां पर बीट आएगी वहीं लगाना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। L4 की बीट आई है, वहां पर लगा दिया, अपेक्स बीट पर लगा दिया, लेफ्ट साइड में लगा दिया। कौन से स्पेस में? 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में लगा दिया। कौन से स्पेस में लगाया है? 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में अपन ने इसको लगा दिया है। क्लियर है? चलो लगा दिया है। अब कौन सी लीड आती है? L3 हमारे पास लीड आती है। तो L3 की लीड को कहाँ लगाना है? तो L3 की लीड को लगाना है L2 L4 के बीच में। L2 L4 के बीच में। तो L2 L4 के बीच में यहाँ पर लगाते हैं हम कौन सी लीड? यहाँ लगाते हैं हम L3 की लीड। कौन सी लगाते हैं? L3 की लगाते हैं। तो L3 बाद में लगेगी, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? बिटवीन लीड 2 एंड लीड 4। हम लीड 2 और लीड 4 के बीच में क्या लगा दें? L3 लगा देंगे। देखो 4 लीड लगा दी अपन ने। L1 कहाँ लगाई है अपन ने? L1 हमने लगाई है कहाँ पर? हमने लगाई है इसको कहाँ पर? राइट साइड के 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड लाइन के पास में। L2 हमने कहाँ लगाई है? लेफ्ट साइड में लगाई है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई है, मिड लाइन के पास में लगाई है। आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमने L3 को उठाना था, मगर L3 को नहीं उठाया, L4 को उठाया। L4 को कहाँ लगाया है? L4 को हमने लगाया है अपेक्स बीट। अपेक्स बीट को चेक करने के लिए क्या किया हमने? अपेक्स बीट को चेक करने के लिए हमने इतना सा काम किया। क्या किया? यही किया कि हमने यहां से 5वें इंटरकोस्टल स्पेस पे एक इमेजिनरी लाइन डाली, और उसी लाइन को यहां से मिलाया जो मिड क्लेविकल का पार्ट था। दोनों लाइन जहां पर मिली, वहां पर जो पॉइंट मिला, वहां मिली हमें अपेक्स बीट, और अपेक्स बीट के हम ऊपर हमने लगा दिया L4 का लीड।
तो L1 लग गई, L2 लग गई, L4 लग गई, बची क्या L3। तो L3 को कैसे इमेजिन किया हमने, L2 और L4 के बीच में लगा दिया, L2 और L4 के बीच में लगा दिया। अब हमारे पास कौन सी लीड आती है, अब हमारे पास आती है L5। कौन सी आती है, L5 आती है। तो L5 को समझने के लिए क्या करें, L5 को पहले समझ लें कहाँ लगानी है। देखो हम सभी के हाथ जब यूं सीधे होते हैं तो सीधे हाथ जैसे ऐसे करते हैं। अब इस हाथ को अपन ऐसे ऊपर करें तो इस हाथ के जस्ट नीचे एक्जिला का पार्ट होता है। एक्जिला के पार्ट में हम लोग यहाँ से एक लाइन डालते हैं, देखो इधर कर देते हैं, एक्जिला के पार्ट में एक लाइन डालते हैं। तो हमारी शर्ट की जो सिलाई है, इस शर्ट की सिलाई जो होती है ये भी एक लाइन में हो रही है। ये जिस लाइन में हमारे शर्ट की सिलाई हो रही है, इस लाइन का नाम होता है मिड एक्सिलरी लाइन। क्या नाम होता है, मिड एक्सिलरी लाइन। मिड का मतलब बीच में, एक्सिलरी लाइन का मतलब एक्सिला के बीच में। तो एक्सिला पार्ट के बीच में जो लाइन हमें शर्ट की दिखाई दे रही है इसका नाम है मिड एक्सिलरी लाइन। अब हम हाथ को वापस से यूं कर लेते हैं तो मिड तो छुप गई हमारी लाइन। अब मिड के आगे वाली एंटीरियर होती है, मिड के पीछे वाली पोस्टीरियर होती है। मिड के आगे वाली एंटीरियर होती है, मिड के पीछे वाली पोस्टीरियर होती है। तो हाथ को ऐसा करने पर इस हाथ के मिड लाइन तो छिप गई, मगर मिड लाइन के आगे वाली कौन सी लाइन हो गई, वो हो गई हमारे पास एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। कौन सी हो गई, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो एक्सिला के नीचे तो मिड छुप गया और हाथ ऊपर उठाया तो मिड एक्सिलरी लाइन, मिड का मतलब बीच में, मिड के आगे एंटीरियर, मिड के पीछे पोस्टीरियर। और एक्सिलरी लाइन का मतलब क्या है, एक्सिला के नीचे पाई जाने वाली लाइन। तो हमारे पास तीन प्रकार की लाइन आ गई। एक तो आ गई एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, यस। दूसरी कौन सी आ गई हमारे पास, मिड एक्सिलरी लाइन। और तीसरी आ गई हमारे पास कौन सी, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो हमारे पास तीन प्रकार की लाइन आ गई। कौन कौन सी आ गई, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन एंड मिड एक्सिलरी लाइन। तो हम यहां पर लगाने वाले हैं कौन सी, L5। तो L5 को लगाते हैं हम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर लगाते हैं। कहां लगाते हैं, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर। उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि भाई लगाना तो है, मगर कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएं, कौन सी साइड पे लगाएं। तो हम लगाते हैं इसको 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाते हैं। और कौन सी साइड पे लगाते हैं, तो ये साइड कौन सी है हमारी, लेफ्ट साइड है। तो हम यहाँ पर L5 को कहाँ लगा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये चुने कि लेफ्ट साइड पे लगा रहे हैं। कौन सी साइड पर लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर लगा रहे हैं। लेफ्ट साइड में भी कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस है हमारे पास, तो हमारे पास है 5th इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा स्पेस है हमारे पास, 5th इंटरकोस्टल स्पेस है हमारे पास। 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है उसके भी कौन से पार्ट पर लगाना है, तो लगाना है हमें एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर। कहां लगाना है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर लगाना है। तो क्या हमने L5 लगा दी है, हाँ पक्का लगा दी है भाई, बिल्कुल लगा दी है, सही जगह लगा दी है। L1 कहां लगाई है, राइट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाई है, देख सकते हैं आप लोग। L2 कहां लगाई है, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाई है। क्या उसके बाद L3 लगाई है, नहीं लगाई है। उसके बाद L4 लगाई है। L4 कहां लगाई है, अपेक्स बीट पे लगाई है। अपेक्स बीट कहां आती है, इमेजिनरी लाइन बिटवीन 5th इंटरकोस्टल स्पेस अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन। जो पॉइंट बनेगा पॉइंट का नाम अपेक्स बीट आएगा। और अपेक्स बीट के ऊपर L4 लगा दी। L4 के बाद फिर L3 लगानी है। L2 L4 के बीच में क्या लगानी है, L3 लगानी है। 4 लीड लग गई। 5वीं लीड कहां लगाई, 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई है, लेफ्ट साइड पे लगाई है। लेफ्ट साइड में लगाने के बाद कौन सी लाइन कहलाएगी, वो जिस लाइन पे लगाना है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन क्या होती है, एक्सिला के यहाँ पर ये मिड लाइन होती है। एक्सिला को हाथ ऊपर करने के बाद शर्ट की सिलाई जो दिख रही है मिड लाइन है। मिड लाइन से आगे एंटीरियर होगा, मिड लाइन से पीछे पोस्टीरियर होगा। हमने कहा लगाई है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगा दी है। अब हमारे पास कौन सी आई है, अब हमारे पास आई है L6। कौन सी आई है हमारे पास, L6। तो लीड 6 को भी कहां लगाना है, इसके पास में ही लगाते हैं L6 को। L6 को कहां लगाते हैं, लीड 6 को कहां लगाते हैं, तो इसके बाद में लगा, इसके जस्ट पास में लगाते हैं। मगर जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा मिड एक्सिलरी लाइन। कौन सा पॉइंट होगा, मिड एक्सिलरी लाइन। इसका मतलब साइड कौन सी हो गई, इसका मतलब हो गई साइड हमारे पास लेफ्ट साइड हो गई। कौन सा स्पेस हो गया हमारे पास हो गया कौन सा,
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा स्पेस हो गया, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। और उसके बाद कहाँ लगानी है, ये लगानी है मिड एक्सिलरी लाइन पर। कहाँ लगानी है, मिड एक्सिलरी लाइन पर लगानी है। मिड एक्सिलरी लाइन कहाँ होती है, बिल्कुल ये हाथ को ऊपर करो, बिल्कुल ये होती है, इस जगह होती है मिड एक्सिलरी लाइन, वहां लगा देंगे। तो क्या हमने 6 की 6 लीड लगा दी क्या, हाँ लगा दी भाई, 6 की 6 लीड लगा दी हम लोगों ने, L1 L2 L3 L4 L5 L6 लगा दी है। इसका मतलब क्या ये डायग्राम सच सच कह रहा था क्या, बिल्कुल देखो ये डायग्राम बेचारा सही कह रहा है, ये खुद कह रहा है कि एक तो लगेगी राइट में, 5 लगेगी कहां पर, लेफ्ट में लगेगी। तो दिख रहा है सभी को लेफ्ट में, कहां लगेगी, लेफ्ट में भी चेस्ट में लगेगी। अब अपने को इस डायग्राम के द्वारा इस बात को कंफर्म कर लेना है, देख लेना आप लोग, देखो यह लीड का जो प्लेसमेंट है निप्पल से नीचे हो रहा है, लीड का प्लेसमेंट कहां हो रहा है, निप्पल से बिल्कुल नीचे की साइड हो रहा है। और इसको आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, क्या हम इस पे L1 लिख दें क्या, क्या हम इसके ऊपर L1 लिख दें क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन इसके ऊपर लिख देते हैं L1, क्या लिख देते हैं इसके अंदर, L1 लिख देते हैं। तो यहाँ थोड़ा छोटे छोटे बारीक बारीक शब्दों में यह L1 लिख देते हैं। क्या यह L2 है, क्या ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है और ये L6 का मतलब डायग्राम में जो दिख रहा है सही दिख रहा है, 5 इधर लग रही है तो बिल्कुल लग रही है। चलो वापस से देख लेते हैं, अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने यही तो पढ़ा है कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम रिप्स की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर कितने रिप्स होती है, तो हमारे शरीर के अंदर होती है कितने रिप्स, हमारे शरीर के अंदर होती है 12 रिप्स। कितने रिप्स होती है, 12 रिप्स। और 12 रिप्स जो होती है कितने पेयर में, 12 पेयर में होती है, तो 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, 12 की 12 रिप्स पेयर में होती है। 12 पेयर के अंदर कितने खाने हैं, तो 12 पेयर के अंदर 11 खाने हैं। 11 खाने का मतलब स्पेस, खाने का मतलब स्पेस, तो स्पेस को क्या नाम देंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। क्या नाम देंगे, इंटरकोस्टल स्पेस नाम देंगे अपन। इंटरकोस्टल स्पेस में कौन कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है, तो ये लगती है चौथे और पांचवें में लगती है, चौथे में और पांचवें में लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चौथे और पांचवें में जब जिसमें लग रही है उसमें अपन ने पहले क्या कर लिया था, यहाँ पर ये टिक कर लिया था कि भाई चौथे पांचवें कोई चुनना है अपने को, किसको चुनना है, चौथे और पांचवें कोई चुनना है, उसके बाद वाले को नहीं चुनना है। चौथे और पांचवें में चुनने के लिए अपन ने देख लिया है कि चौथे में तो ये लगेगी L1 L2 और पांचवें में ये बाकी 4 लगेगी। अगर चौथे स्पेस की बात करें तो L1 L2 लगा दो, और पांचवें स्पेस की बात करें तो 4 वहां लगा दो, L3 से लेकर L6 तक लगा दो, L3 से लेकर L6 तक लगा दो। कैसे समझे अपन लोग इसको, सबसे पहले हमने मिड लाइन को सिलेक्ट किया, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस की मिड लाइन पर सिलेक्ट किया, उसके बाद एक पॉइंट बनाया L1 का जो राइट साइड में लगेगा। ये अकेला ही ऐसा पॉइंट है जो L1 में लगता है, राइट साइड में लगता है, बाकी सारे पॉइंट लेफ्ट साइड में लगते हैं। चलो इसके लिए कम से कम अपने को ये तो याद होना चाहिए कि हर्ट उसका लेफ्ट साइड में है कि हर्ट उसका राइट साइड में। अगर मान लो हर्ट उसका राइट साइड में है तो ये पोजीशन बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा हर्ट अगर राइट साइड में होता तो उसका नाम होता डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन अगर अपोजिट साइड में होते हैं तो उनका नाम डेक्स्ट्रो नहीं होता है, उनका नाम होता है, एक ऑर्गन अगर होता है तो डेक्स्ट्रो नाम ले दो, मगर सारे ऑर्गन उल्टे पलटे हो रहे हैं, इधर के उधर हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं अपन साइटस इनवर्सस। क्या बोलते हैं, साइटस इनवर्सस उनका नाम होता है। जब बॉडी के सारे ऑर्गन अपनी माल पोजीशन में रहते हैं तो उनका नाम है साइटस और साइटस इनवर्सस। मगर ओनली एक रहता है, यानी लीवर राइट में अगर लेफ्ट में होता तो डेक्स्ट्रोहिपेटोस। क्या नाम होता है, डेक्स्ट्रोहिपेटोस। अगर लेफ्ट के अंदर हमारा हार्ट है, अगर ये राइट में होता तो उसका नाम होता क्या, डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या नाम होता, डेक्स्ट्रोकार्डिया उसका नाम होता। तो हार्ट को चेक कर लो पहले कि भैया हार्ट इधर ही कि इधर ही है। अगर हार्ट मान लो सभी के लेफ्ट में, लगभग सभी के लेफ्ट में होता है, किसी एक आध के राइट में होता है तो उसका राइट वाला में लगा देना, तो ईसीजी का प्लेसमेंट अलग चेंज हो जाएगा, इधर वाली इधर आ जाएगी, इधर वाली इधर आ जाएगी। नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस की बात है। चलो कैसे लगाया अपन ने L1 L2 को, तो L1 L2 को लगाने के लिए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है हमारे पास। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है हमारे पास L1 L2 को लगाने के लिए, एक लगा दी राइट में, एक लगा दी लेफ्ट में, राइट में L1 लगा दी, राइट में L1 लगा दी, लेफ्ट में L2 लगा दी। ऐसा लगाने के बाद फिर हमने क्या चुना, L2 के बाद L4 को चुना। L4 कहाँ लगाई है अपन ने, तो L4 को लगाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, अपेक्स बिट चाहिए। अपेक्स बिट को कैसे चेक किया अपन लोगों ने, अपेक्स बिट को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिड एक्सिलरी लाइन चाहिए। क्या चाहिए, अपेक्स बिट को चेक करने के लिए हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन चाहिए। मिड क्लेविकुलर लाइन को अपन लोगों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया है, ये क्लेविकल बोन है, इस क्लेविकल बोन के मिड पार्ट पर हमें एक लाइन डालनी है। उसी लाइन को कहाँ पर छूना पड़ेगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर छूना पड़ेगा।
और वहां जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उस पॉइंट का नाम होगा हमारे पास क्या, L4 वाला पॉइंट, अपेक्स बीट वाला पॉइंट। इसी पॉइंट पे अपन लोगों को ये लगा देनी है, इसी पॉइंट पर अपन लोगों को ये लगा देनी है। इसको लगाने के बाद L4 लग गई, L1 L2 लग गई, इन दोनों के बीच में क्या लगा दी, L3 लगा दी। L3 कहाँ लगती है, बिटवीन द L2 एंड L4 लगती है। L5 कहाँ लगती है, तो ये लगती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड पर लगती है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर। कहाँ लगती है भाई, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर लगती है। L5 के बाद L6 कहाँ लगती है, तो ये लगती है मिड क्लेविकुलर, मिड एक्सिलरी लाइन पर लगती है। और मिड एक्सिलरी लाइन कौन सी साइड का है हमारे पास, वो लेफ्ट साइड का है। लेफ्ट साइड में भी कहां पर है, वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। इस प्रकार से हम लोग इस ईसीजी की 6 लीड को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्या ईसीजी की लीड लगाने पर काम हो जाएगा, नहीं। ईसीजी की लीड के साथ साथ में आपको प्लग भी लगाना पड़ेगा। ईसीजी की लीड में आपको फिर उसके बाद तो प्लग लगाने पड़ेंगे। क्या प्लग कौन सा लगाएं भाई, प्लग तो 4 कलर के हैं हमारे पास। प्लग तो हमारे पास कौन से कलर के हैं, 4 कलर के हैं। तो इन 4 कलर के प्लग को सीखने के लिए हम एक काम करते हैं ना, एक ट्रिक बना लेते हैं। इस 4 कलर के प्लग को सीखने के लिए हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं। देखो हम ये डायग्राम बना लेते हैं कि आदरणीय हमारे पास ये भाई साहब हैं और इन भाई साहब के यहाँ पर अपन लोग प्लग लगाना चाहते हैं। हमने इनकी बॉडी के अंदर क्या लगा दी, हमने इनकी बॉडी के अंदर क्या लगा दी है, ईसीजी की लीड लगा दी है। क्या लगा दी है अपन लोगों ने, ईसीजी की लीड लगा दी है। ये हमने ईसीजी की लीड तो लगा दी, मगर ईसीजी को लीड लगाने के बाद हमें क्या लगाना है, तो इनको लीड लगाने के बाद हमें लगाने हैं प्लग। प्लग कौन कौन से लगाने हैं, देखो ये साइड अगर अपन खुद की भी बात करें, ये वाली साइड हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ये वाली साइड हमारी कौन सी साइड है, राइट साइड है। कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है, बादशाह का, रानी का, वजीर का और गुलाम का। बादशाह का, रानी का, वजीर का और गुलाम का। देखो बादशाह, रानी, वजीर, गुलाम, यहां लिखते हैं रानी। देखो लेडीज फर्स्ट है, रानी को यही लिखेंगे। रानी के यहाँ पर लिखते हैं नीचे की साइड पर बादशाह। बादशाह कितना ही बादशाह हो, रानी के सुनना ही पड़ेगा, शाम को खाना नहीं मिलेगा नहीं। तो इधर लेफ्ट साइड में हार्ट भी होता है, तो रानी और बादशाह को अपन ने कहा बिठा दिया, हार्ट में बिठा दिया। तो यहाँ पर रानी लिख दिया, यहाँ पर अपन ने लिख दिया बादशाह। यहाँ पर हम क्या लिखें, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग क्या, वजीर और गुलाम। क्या लिखते हैं अपन लोग, वजीर और गुलाम। क्या लिखना है अपने को, वजीर और गुलाम लिखना है। तो यहाँ लिख दिया अपन लोगों ने वजीर और यहाँ लिख दिया अपन लोगों ने गुलाम। देखो इधर रानी है, इधर बादशाह है, इधर वजीर है, इधर गुलाम है। क्या हम लोग सट्टा लगा रहे हैं, क्या अपन लोग ताश खेल रहे हैं, नहीं, हम लोग सीखना चाह रहे हैं बस थोड़ा सा। तो इस रानी से लिया हमने आर और आर से बनाया रेड। क्या बनाया, रेड। इधर बादशाह से लिया अपन ने बी और बी से क्या बनाया है, ब्लैक बनाया है। क्या बनाया है, ब्लैक बनाया है। इधर वजीर से लिया हमने डब्ल्यू और डब्ल्यू से क्या बना दिया है, व्हाइट बना दिया है। और इधर हमने लिया है गुलाम और गुलाम से जी यूज करके क्या बना दिया है, ग्रीन बना दिया है। इसका मतलब रेड कलर का होगा प्लग। कौन सा कलर का, रेड कलर का होगा प्लग। तो अपन तो पैनल पे काम कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल अपन लोग तो कर सकते हैं इतना काम। ये हमारे पास रेड प्लग लगाना है तो हम यहाँ लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, रेड प्लग यहाँ लगा देंगे। रेड का मतलब रानी, रेड का मतलब रानी, रानी लाल जोड़े में, रानी लाल जोड़े में। और इधर आया हमारे पास ब्लैक, तो इस ब्लैक को अपन यूज कर लेंगे। तो ये हमने लगा दिया कौन सा वाला, ये ब्लैक लगा दिया। कौन सा लगा दिया, ब्लैक लगा दिया। इधर हमारे पास आया वजीर और वजीर में कौन सा मिलेगा आपको, व्हाइट मिलेगा। तो क्या हम यहाँ पर ये व्हाइट लगा दें, ये लगा दिया हमने व्हाइट वाला, ये लगा दिया हमने व्हाइट वाला। हाँ इसको पढ़ने के दौरान आपके दिमाग में 1-2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, सोल्व कर दूंगा मैं 2 मिनट में, अभी करता हूँ। तो यहाँ पर आया है व्हाइट, यहाँ पर आया है व्हाइट का मतलब वजीर। यहाँ पर आया है ग्रीन, कौन सा आया है, ये ग्रीन। तो ये ग्रीन वाला प्लग हम यहाँ लगा देते हैं, ये ग्रीन वाला प्लग हम यहाँ लगा देते हैं। तो हमारे पास यूजुअली ये 4 कलर हम यूनिवर्सल मानते हैं कि यहाँ पर है रेड ऊपर, यहाँ पर है हमारे पास ब्लैक, और इधर है हमारे पास व्हाइट, और इधर है हमारे पास क्या, ग्रीन। तो
रेड से रानी बन गई, ब्लैक से बादशाह बन गया, ग्रीन से गुलाम बन गया, व्हाइट से वजीर बन गया, व्हाइट से वजीर बन गया। अब वेरियस जो टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, वेरियस टाइप के हॉस्पिटल में हम लोग ये देखते हैं कभी कभी कि वेरियस टाइप के कलर्स यूज हो रहे हैं, मगर 3 कलर तो ये फिक्स यूज हो रहे हैं। बस ये जो व्हाइट कलर है, इस व्हाइट कलर के ऑब्लिक में कौन सा कलर है? येलो कलर है। तो व्हाइट कलर के ऑब्लिक में अपने को एक कलर और याद रखना है, कौन सा कलर? येलो कलर याद रखना है। और येलो कलर किसके लिए बचाना है? और येलो कलर किसके लिए बचाना है? तो येलो कलर आपको ध्यान रखना है कि येलो रहेगा या व्हाइट रहेगा, येलो रहेगा या व्हाइट रहेगा। आप लोग तो सिंपल सा इनको याद रखो, ऊपर रानी नीचे बादशाह, इधर वजीर इधर गुलाम, बस इतना सा याद रख लो कि यहाँ पर जो वजीर भाई साहब हैं, कभी कभी वो सफेद कलर के कपड़े पहन लेते हैं और कभी कभी वो पीले कलर के कपड़े पहन लेते हैं। कभी कभी वो सफेद कलर के कपड़े पहन लेते हैं और कभी कभी वो पीले कलर के कपड़े पहन लेते हैं। राजा साहब, बादशाह जी और रानी खुद चाहती है कि ये या तो रेड पहने या पीले पहने, ताकि आसानी से दिख सके, ताकि ऑर्डर वो डायरेक्ट सैनिकों को थोड़ी देंगे, ऑर्डर तो किसको देंगे? वजीर को देंगे। तो वजीर दिख जाए बस, या तो व्हाइट में दिख जाए या पीले वाले कपड़े में दिख जाए। क्लियर है? और पीले कपड़े और व्हाइट कपड़े ज्यादा अच्छे दिखेंगे, ज्यादा साफ सुथरे दिखेंगे, ज्यादा चमकेंगे। आप इतना सा ऐसा याद रख लो बस कि यहाँ पर जो येलो कलर है ये किसका सब्स्टिट्यूट है? ये व्हाइट कलर का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर रखा गया है। इस प्रकार से हम लोग ईसीजी के प्लग का प्लेसमेंट कर सकते हैं। देखो ऊपर अपन ने क्या सीख लिया है? ऊपर अपन ने ये सीख लिया है कि यहाँ पर लीड का प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं। देखो ये भाई साहब जो अपन ने डायग्राम में देखे थे स्टार्टिंग में, ये भाई साहब देखो बिल्कुल एक इधर है 4 इधर, ये अपन ने सीखा है। ये अपन ने सीख लिया कि एक इधर है भाई और 4 इधर है। ये सीखने के बाद अपन ने क्या सीखा कि ये प्लेसमेंट कैसे करते हैं, किसका? प्लग का प्लेसमेंट। तो लेफ्ट साइड में रानी का हाथ बादशाह के पास है और इस साइड में वजीर का आशीर्वाद गुलाम को है, वजीर का आशीर्वाद गुलाम को है। तो इस प्रकार से अपन लोग इसको सीख सकते हैं। तो ये अपन ने आज सीख लिया है कि ईसीजी का प्लेसमेंट अपन लोग कैसे करते हैं, ईसीजी का प्लेसमेंट अपन लोग कैसे करते हैं। देखो इससे जस्ट पहले वाले सेशन में अपन ने ये सीखा था कि ईसीजी कैसे आती है, हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे गवर्न होती है, कैसे रेगुलेट होती है, किस प्रकार से वो एसए नोड से एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ विच के पास और बंडल ऑफ विच से पुरकिंजे फाइबर के पास आती है। और अब अपन ने सीखा है कि ईसीजी का प्लेसमेंट कैसे करते हैं। देखो ये पूरा टॉपिक जो है बिल्कुल सामान्य तरीके से पढ़ाया गया टॉपिक है। इसमें आपको ऐसी कोई भी बात ऐसी नहीं बताई गई जिसमें आपको उलझन पैदा हो। सबसे पहले हम लोग इस चीज को आसानी से सामान्य सीधे शब्दों में पढ़ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका ईसीजी से प्रेम बढ़े, ईसीजी से प्रेम बढ़े और ईसीजी को आप लोग आसानी से समझ पाए। उसके बाद फिर अपन कोऑर्डिनेट ट्रायंगल की बात भी कर लेंगे, ईसीजी ट्रायंगल की बात भी कर लेंगे, 12 लीड क्या होती है, हमने तो 10 ही लगाई है। ये सारी बात अपन कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, अपन आराम से वो चर्चा कर लेंगे। बट सबसे पहले ईसीजी की जनरल बातें जो है वो अपन लोग सीख पाए हैं ईसीजी के इस सेशन में। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, फिर भी कोई आपको ज्यादा जानकारी हो, इसमें कोई जानकारी की कमी हो, आप हमें बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं और आप मर्जी पढ़े दे सकते हैं। हम आपकी सारी चीजों को हम लोग ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।